अपने पास है। सुनो मैट्रिक्स में देखो क्या है। देखो इसमें क्या है, रो और कॉलम होते हैं और मैट्रिक्स को वैल्यू नहीं होती है, ध्यान रखना। जैसे हम रो कॉलम ले लें 1 2 -1 आयोटा, तो ये अगर एक मैट्रिक्स की शेप दे दी है इसको हमने, या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं इस वाले ब्रैकेट में, ठीक है। इसमें नोट मत करो, सुन लो, जो नोट करने वाली बात आ रही है तुम्हें अपने आप दिख जाएगी, नहीं तो मैं बोल दूंगा। पहले रो लिखते हैं, 2 रो है, फिर कॉलम लिखते हैं, फिर कॉलम है। RC रॉयल चैलेंज वाली टीम आपने सुनी होगी, है ना। और अगर कोई मैट्रिक्स को ए डिफाइन करें तो कैपिटल लेटर से डिफाइन करते हैं। अगर कोई बी मैट्रिक्स लो 2 3 -1 4 ओमेगा 9, तो पहले रो गिनो, कितने रो है 2, कितने कॉलम है 3, तो 3 दूनी 6, टोटल एलिमेंट हो गए 6। अब ऐसे बोलते हैं ना कि ऐसे हटा के यहाँ काटा, सर 2 3 तो बुरा सा लग रहा, 6 लिख दो। क्यों दिमाग खराब कर रखा है। तो क्वेश्चन हम ऐसे भी आने लगे, मैं इसको जान के लिखा। वो करते हैं कि हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट अगर किसी मैट्रिक्स में, ये अब बोर्ड के लिए और कंपटीशन दोनों के लिए बता रहा हूं, अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन यहाँ लिखा आएगा 40 या 48 ऐसा कुछ लिखा आएगा। अब वो पूछेगा हाउ मेनी टाइप ऑफ मैट्रिसेस आर फॉर्म्ड। आजकल ये क्वेश्चन चल रहा है, तुम्हारे बोर्ड के हिसाब से बहुत ज्यादा है, कंपनी के हिसाब से, फिर उसके अंदर पूछेंगे कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं। तो बिल्कुल बेसिक सी चीज है। अभी आपने इससे देखा, जबकि यहाँ कभी 6 इस तरह से लिखा नहीं आएगा, मैंने तो यहाँ से क्वेश्चन पकड़ लिया जान के। ये था 2:3 है, 2/3। पहले रो लिखा जाता है, देन कॉलम। रॉयल चैलेंज टीम होती है IPL की, ठीक है। अच्छा, इस रॉयल चैलेंज से मुझे एक बात याद आ गई है, वो 1 1 ऑन 2 मैनी 1 इंटू ऑन 2 वो रह गए। वो एक बार मुझसे कल लेना रेल पढ़ाया था ना, उसे बार मुझसे पढ़ना, ताकि तुम्हें याद दिला दूं कि वो क्वेश्चन बन सकता है ना। उसका ध्यान दिलाना, एक 15 मिनट बता दूंगा, उसको याद करना है। मैं वहां से क्वेश्चन PNC के भी बनते हैं बहुत सारे। तो चलो छोड़ो, RC। तो एक मैट्रिक्स तो शायद ये भी बन सकती है, 2/3 की बन सकती है। क्या 3/2 नहीं बन सकती उन्हीं 6 एलिमेंट से? आपने तो केवल नंबर ऑफ एलिमेंट 6 दी, तो कितनी मैट्रिक्स बन सकती है? मेरे हिसाब से तो 1 एक रो और 6, 2 2 4 5 6, एक कितनी रो हो गई बेटा? 6 रो हो गई, और एक कॉलम हो गया। ये हो गई वर्टिकल मैट्रिक्स, इसे कॉलम मैट्रिक्स ही बोलते हैं। और इसी को मैं कैसे देख लूं, 1 2 3 4 6 और 7, तो ये कैसे हो गई? एक रो और 6, तो एक 6 की भी बन सकती है और 6 की भी बन सकती है। और क्या हो सकता है भाई? और तो बन सकती, पक्का पक्का। और कोई तो नहीं मैट्रिक्स। तो कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल है? 4। अगर 6 एलिमेंट है, 4 मैट्रिक्स पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, केसेस बना लें इस तरह के, ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। इसमें टाइम 48 भी होगा, 40 भी होगा, तो भी हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी केस नहीं, बना के देखे। अगर मैं आपसे कह लूं, चलो एक क्वेश्चन बना लो, अगर एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आपसे कहूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ध्यान से देखना, यहाँ ले लेते हैं हम 30। अब तो बड़ा नंबर ले लिया। अब ऐसी कितनी मैट्रिसेस बन सकती हैं? तो बताओ क्या होगा। सबसे पहले तो एक और 30 का बन सकता है, और फिर 30 और क्या बन सकता है बोलो? 2 इंटू 15, तो 15 इंटू 2। अभी एक से आगे चलो धीरे धीरे। फिर 3 इंटू 10, फिर 10 इंटू 3, और 5 इंटू 6, एक पैटर्न चलो ना, 6 इंटू 5, और खत्म हो गया। तो क्यों बेकार में हम PNC जाएंगे इसके अंदर? हमारा इतना बड़ा क्वेश्चन बनने के तो कितने केस बने? 8 केस बने, तो 8 मैट्रिसेस बन सकती है, ठीक है। चल दो आगे। तो एक तो ये क्वेश्चन यहाँ बन सकता है आपके बोर्ड्स में, ध्यान रखना। अच्छा, ये हमने मैट्रिक्स का। एडिशन सभी को नोन है, इसलिए को बताने की जरूरत नहीं। मल्टीप्लीकेशन में आप अगर एक बार देखना चाहते हो, लड़की कह रही बाबा बता दो, तो 1 2 3 4 एक मैट्रिक्स लिखा है। देखो एक चीज याद रखना, ये सबके लिए जरूरी, सुन लो। AB का मल्टीप्लीकेशन BA के मल्टीप्लीकेशन के जरूरी नहीं है बराबर हो। इन जनरल ये बराबर नहीं होता, किसी किसी केस में बराबर भी आ सकता है। और एक केस तो मैं आपको याद दिला दूंगा, थोड़ी सी नॉलेज हो। ऐसा कब होगा? जब A और B का प्रोडक्ट I बनेगा,
तब ऐसा जरूर होगा कि ए बी और बी ए क्या होंगे, बराबर। ठीक है भाई, ध्यान रहेगा। नहीं, केस तो बहुत सारे बन सकते हैं। कोई तुमसे दम पूछ ले कि भाई ए बी ए के बराबर नहीं होता, कि हाँ जी बिल्कुल इन जनरल बराबर नहीं होता, क्योंकि प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता। लेकिन सर कभी तो कैसे बराबर, तुम भी कह रहे हो इन जनरल, तो कह देना भाई अगर ए और बी का प्रोडक्ट आई बन जाए, इन अब आप समझ भी गए कि मैं कहाँ आपको ले जाना चाह रहा हूँ। अगर ए और बी का प्रोडक्ट आई बन रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको सोचो, बी की जगह ए इनवर्स लिख दूं, तो ए इंटू ए इनवर्स तो आई होता है। और यहाँ पे चाहे मैं इस बी की जगह ए इनवर्स लिख दूं, तो भी ये कम्यूट भी करता है, याद आ गया होगा। ए इंटू ए इनवर्स हो तो ए इनवर्स इंटू ए दोनों ही आई बनते हैं। तो इसलिए मैंने बताया कि ए बी अगर आई बना तो ये ऑब्जेक्टिव बन सकता कुछ इस तरह से कि ऊपर लाइन लिख दे केवल क्या कि ए और बी कम्यूट करते हैं, देन आइडिया अबाउट ए एंड बी, तो ए इंटू बी आई बनेगा हमेशा। ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात है, यूज भी आती है। अच्छा, अब केवल इस लड़की को प्रोडक्ट बता दूं, 1 -1 2 3 4 5। देख बेटा, ये रो है, इसमें 2 रो कॉलम भी है 2, इसमें क्या है रो 2 और कॉलम कितने 3। तो अगर पहली वाली मैट्रिक्स का आरसी यानी कि इसका कॉलम और दूसरी वाली का रो सेम आएगा तभी मल्टीप्लीकेशन हो पाएगा, तभी मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा। रीजन आपके सामने, मेथड क्या है रो को पकड़ते हैं और कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। अब ध्यान सुनना, रो को पकड़ते हैं कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत ध्यान सुने, जिनको आता है वो भी ध्यान सुने, शायद कुछ बात निकल के आ जाए। रो को पकड़ते हैं कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, और तब तक करते हैं तो सारे कॉलम मल्टीप्लाई ना हो जाए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो पहला पहले से किया 1, दूसरा दूसरे से किया -1 था तो -2। तो इस रो ने इस कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया, इसका काम खत्म। इसमें पहली रो थी और पहला ही कॉलम था, A11 जनरेट हो गया। बात बता रहा हूं A11 कैसे लिखा गया। फिर अभी इस रो का काम खत्म नहीं हुआ, अब इसे दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे वही करस्पॉन्डिंगली, क्योंकि फर्स्ट रो की हेल्प ले रहे तो रो में ही आगे लिखेंगे एलिमेंट को। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट रो तो आपने पकड़ ली ना, A1 पहला 1 फर्स्ट रो से मिला ना एलिमेंट, तो करस्पॉन्डिंगली ये 2 बना और ये कितना बना बेटा 6 बना। तो ये A12 ही बनेगा फर्स्ट रो और उसका सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई हुआ तभी एलिमेंट बना। इसकी पहली वाली का फर्स्ट रो और सेकंड वाली का सेकंड कॉलम, क्योंकि आर सी कोई भी एलिमेंट जब लिखा जाता है आई और जे तो ये रो को रिप्रेजेंट करता है और ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। अभी कॉलम का रो का काम खत्म नहीं हुआ, अब किससे करेंगे थर्ड से। तो कितना बने करस्पॉन्डिंगली बेटा 4 और ये 10। तो ये A1 थी नहीं बनेगा, फर्स्ट रो लेके चल रहे हैं और थर्ड कॉलम, बिल्कुल ठीक बात है। तो का काम खत्म हो गया, इससे दोनों तीनों कॉलम को मल्टीप्लाई कर दे जो भी है, तो इस रो में लिखना बंद कर दो। ठीक है, अब दूसरी रो पकड़ लो कि जी दूसरी रो ले लेते हैं अब इस रो को करो फिर से मल्टीप्लाई करो, वही सेम प्रोसेस है कर दो मल्टीप्लाई, क्या बनेगा बेटा करस्पॉन्डिंगली 3 और ये -4। फिर अगले कॉलम से मल्टीप्लाई करो, इसी सेकंड रो में लिखेंगे, सेकंड रो लेके चल रहे हैं। ये ए क्या बनेगा पहली वाली का सेकंड रो है और दूसरी वाली का फर्स्ट कॉलम है। फिर A2 मिलेगा, सही बात है 6 करस्पॉन्डिंगली और ये +12 गुड। फिर ए क्या मिलेगा बेटा 2 3, तो ये कितना बना 12 + 20। आया समझ में नहीं, एलिमेंट में लिख के दिखा दिया, जिसको मल्टीप्लाई नहीं आती वो पता पड़ गया। हाँ बेटा इसमें एक साथ में एक बोल देता हूँ कि मल्टीप्लाई क्यों नहीं हो पाती। अगर मैंने इसको बढ़ा के 5 6 7 कर दिया, यानी कि ले लिया 3 रो 3 कॉलम, तो आप ये बताइए जब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे होगा, ये इससे होगा, ये किससे होगा, तीसरा एलिमेंट होगा ही नहीं यहाँ पे। तो इसलिए जरूरी होगा कि ये दोनों सेम होने चाहिए। कौन, पहले का कॉलम और दूसरे का रो सेम होने चाहिए, बस सीधी सी बात। अच्छा एक चीज, हाँ वो तो ये है ना बेटा, देखो अगर आपसे वो कहे कि एक छोटी सी बात बोलता हूँ, ए बी और बी ए दोनों पॉसिबल हो, पॉसिबल हो का मतलब ये नहीं है कि पॉसिबल का मतलब ये नहीं है कि जो है
प्रोडक्ट निकल रहा है, प्रोडक्ट तो निकल ही रहा है। ए बी को बी ए के बराबर नहीं करना चाह रहा मैं तो कह रहा हूं बस पॉसिबल हो। तो आप ये देखो, अगर ये ए आपकी m इंटू एन ऑर्डर की होगी, हाँ बेटा कुछ लिए क्या, आवाज आ रही है ना? यस सर। और बी को n इंटू एम होना पड़ेगा, तब ए बी भी पॉसिबल होगा और बी ए भी पॉसिबल होगा। देखो कैसे बताया, ए बी करोगे तो दोनों सेम हो गए, और जब बी ए करोगे तो बी का ऑर्डर क्या था बोलो, n इंटू एम, और ए का ऑर्डर क्या था बेटा, m इंटू एन, तो फिर ये सब सेम हो गया ना, तो फिर n इंटू एन का ऑर्डर आ गया उसमें। ये जो मैट्रिक्स आएगी फाइनली सी को निकल के, तो किस ऑर्डर की आएगी बेटा, बचा हुआ जो m इंटू एम, और ये किस ऑर्डर की आएगी, n इंटू एन, जो भी डी मैट्रिक्स आएगी n इंटू एन। तो ये तो तुम्हारे सीबीएसई ने भी ऐसा क्वेश्चन उसमें रखा है कि अगर ए बी और बी ए को पॉसिबल कराना है तो उनके ऑर्डर के बारे में आप क्या कहेंगे। ठीक है, वो ऑप्शन 4 दे दिया उसके अंदर, बच्चा करके देखे। मैं तो कहता हूँ इसको फ्लिप करके रख दो बस, इसको पलटी मार दो, जो भी लिखा है कि हाँ सर ए बी भी निकलेगा बी ए भी निकलेगा। अरे वो ऐसे बोल दे ना, अरे बोल दे इसे पी क्यू से आर एस बोल दे, तो ऐसा कब होगा, पी क्यू और आर एस को फ्लिप करके दो, दोनों बराबर ही होने चाहिए, तभी प्रोडक्ट पॉसिबल है। बात समझ में क्या बोला मैंने, नहीं भाई ये दोनों सेम होने चाहिए, तो मैंने कहा एम एन और एन एम, तो ए बी भी फिजिबल है और बी ए भी फिजिबल है, मतलब निकल सकता है। मैं अभी भी नहीं कह रहा कि ए बी बी ए के बराबर है, ठीक है, क्योंकि इसका ऑर्डर तो एम इंटू एम आया है, इसका ऑर्डर एन इंटू एन आया, बराबर का तो मतलब नहीं है, क्या बात कर रहे हो। अच्छा अब कोई कहे, तुम्हारी बात को लेके बोल रहा हूँ कि नहीं सर मैं ए बी को बी ए के बराबर भी चाहता हूँ, तो एम और एन को बराबर होना पड़ेगा। इसका मीनिंग एम और एन को बराबर होना पड़ेगा। ध्यान से देखो, कुछ बच्चे तो देख रहे कि एम और एन यहाँ देखो एम और एन बराबर, इन दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है। ये भी एक नई बात है इसके अंदर कि ए भी बराबर बी ए तभी आएगा जब दोनों ही स्क्वायर होंगे, अदरवाइज स्क्वायर मैट्रिक्स के बिना नहीं आने वाला। स्क्वायर तो समझते हो ना, जिसमें रो और कॉलम क्या होते हैं, सेम, जिसमें रो और कॉलम सेम होते हैं। तो यहाँ पे एक नोट लिख दो, इफ यू वांट टू गेट ए बी इक्वल टू बी ए, तो m बराबर n होगा, तो दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स, बड़ी हिंदी भाषा में तो दोनों का स्क्वायर मैट्रिक्स होना मैंडेटरी है, जरूरी है, अगर आप ए बी इक्वल टू बी ए बी देखना चाहते हैं। नहीं तो फ्लिप करने पे क्या होगा, ऑर्डर बदल जाएगा ना, ऐसे बदलेंगे, बी ए तो निकल रहा है सर, ए बी नहीं निकल रहा, वो निकलेगा तभी, पहले तो बराबर हो, बराबर के साथ इक्वल भी देखना चाहते हो, एलिमेंट सारे इक्वल होंगे तभी तो मैट्रिक्स दो इक्वल होंगी, तो ऐसा तभी होगा जब दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी, ये ए और बी, ठीक है। प्रोडक्ट की बात समझ में आ गई। एडिशन में एक बात तो समझ लीजिए, जिनको आप बहुत इजी सोचते हो, कोई बात ही नहीं है। देखो बेटा, एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है मैट्रिक्स के लिए, ठीक है, इवन एसोसिएटिव भी होल्ड करता है, किन्हीं भी दो को आप एक साथ मर्ज कर सकते हैं, यानी कि ए बी को ले लो चाहे बी सी को ले लो, किन्हीं भी दो को पहले पर प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते, प्लस कर सकते हो एडिशन के लिए। अच्छा, के टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स लिखते हैं, तो इसका मीनिंग ये है जो के स्केलर नंबर है वो सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स में, तो है ना। अच्छा एक चीज बता दो, डिटरमिनेंट हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। अगर ये मैट्रिक्स है, अगर ये कोई एक ए मैट्रिक्स लिखिए, तो इस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू, इस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू वो तो बता सकता हूं मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए से। इसको, इस मॉडुलस का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, ये डिटरमिनेंट की दो लाइन यूं बनाए थे ना वैसे, उसको दिखा रहा है, वैसे ये डीईटी ऑफ ए है ना। तो ये वैल्यू कैसे निकलती है आपको पता ही है, 8×48 और माइनस 35, 70×5 = 85। रुक जा, मैं जान के माइनस दिखाना चाह रहा हूँ, नेगेटिव आ रहा है, तो जरूरी नहीं कि नेगेटिव नहीं आएगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू है। और डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा, यानी कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का कभी भी कोई अच्छा वैल्यू, मैट्रिक्स की किसी का चीज का वैल्यू तो होता ही नहीं मैट्रिक्स का वैल्यू, लेकिन हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, वो एक अलग बात है। कोई कह रहा है ये मैट्रिक्स है, क्या कर सकते हैं, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल सकता हूँ बस, है ना। इस मैट्रिक्स की वैल्यू क्या, इसे खुद नहीं पता, इसकी मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं होती, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट के हिसाब से बहुत सारी बातें सीखनी होंगी, उन्हें सीख लो।
कि अगर हम आपसे कहते सबसे पहले तो ये देख लिया इन जनरल प्रॉपर्टी 1 देखी कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, क्या नॉट कम्यूटेटिव या नहीं। इन जनरल यहाँ पे जब लिखा उसका मतलब आप समझ गए कि सर किसी केस में वो पॉसिबल भी है। ठीक, दूसरा प्रोडक्ट में और क्या होता है कि सर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। ए बी सी लिखा हो, ए बी सी लिखा हो तो किन्हीं दो को आप पहले कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, मल्टीप्लीकेशन नेट रिजल्ट आएगा। लेकिन फिर भी कह रहा हूं कि प्रोडक्ट करना फिजिबल हो, ए बी से प्रोडक्ट हो जाए उस तरीके जैसे अभी रूल बताया था कि कौन सी दो मल्टीप्लीकेशन हो सकती है ना। तो फिर आप चाहे ए बी को पहले करो चाहे बी सी को पहले करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुनने की बात ये सबसे ज्यादा यूज होती है अच्छे क्वेश्चन में चीजें, इसलिए बहुत ध्यान सुनो। देखने में आसान सी लग रही है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, ये प्रोडक्ट दिख रहा है बेटा बी सी, तो इधर से डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये तो आपकी समझ में आ गया। मैं इसे जल्दी से बी ए नहीं लिखूंगा, अगर लेफ्ट से ए ऑपरेट हो रहा है तो ए पहले ही आएगा, है ना, बाद में मल देना ए सी। आप राइट से भी कर सकते थे कोऑपरेट, ये डिस्ट्रीब्यूटिव है तो बी यहाँ पहले लिखा जाएगा, क्योंकि हम नहीं जानते बी ए बी के बराबर इन जनरल नहीं होता ना, कभी कभार हो जाए तो कहते नहीं। अच्छा जी, माइनस के साथ भी वही है डिस्ट्रीब्यूटिव, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा और क्या होता है भाई प्रोडक्ट के लिए, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एसोसिएटिव हो गया, कम्यूटेटिव नहीं होता। और बताओ कुछ याद आया? नहीं तो मैं याद दिलाता हूँ। एक हमारे यहाँ बहुत अच्छे क्वेश्चन जो बनते हो इस टाइप के बनते हैं, मैं यहीं पे लिखता हूँ, जगह है, ध्यान से देखिए। अगर मैं कहता हूँ ए मैट्रिक्स को मैं बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ और मुझे नल मैट्रिक्स मिलती है। देखो बेटा नल मैट्रिक्स का मतलब क्या है, जैसे टर्म आती है कि बताता रहूंगा, ठीक है। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो, जिसके सारे एलिमेंट जीरो, ये भी एक स्क्वायर नल मैट्रिक्स है और एक रेक्टेंगुलर नल मैट्रिक्स है। डजंट मैटर, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, लेकिन उसके मुझे क्या चाहिए, सारे एलिमेंट्स जीरो चाहिए। ये रेक्टेंगुलर नल मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर नल मैट्रिक्स है। हाँ जी, अब ए इंटू बी का प्रोडक्ट आपको नल मैट्रिक्स मिल रहा है। और मैं अगर आपसे कहूं कि ए इंटू बी जीरो आ रहा है तो आप क्या कहोगे, मैट्रिक्स ए और बी के बारे में आप क्या कह सकते हो, ऑप्शंस वाले क्या है तो? जैसे नंबर देखो, ये सुनने वाला क्वेश्चन बहुत ध्यान सुन लेना। जैसे नंबर हम जब पढ़े होते हैं तो एक्स और एक्स माइनस वाई लिखा होता है या एक्स माइनस वन लिखा है, तो आइदर दिस जीरो, नंबर में पढ़े ना, या दिस इक्वल टू जीरो, तो विच गिव्स अस एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है मैट्रिक्स के साथ। मैट्रिक्स का अलजेब्रा ये नहीं कहता कि या तो ये मैट्रिक्स जीरो, अब मैट्रिक्स जीरो का मतलब तो उसके सारे एलिमेंट जीरो है, वो ये नहीं कहता इम्प्लाइज क्या, आइदर ए जीरो और बी जीरो। जीरो से मतलब मैं बड़ा जीरो बना रहा हूं, दिख रहा ना, नल मैट्रिक्स को बता रहा है, ऐसा नहीं। अगर ये दोनों की दोनों नल मैट्रिक्स भी ना हो तब भी प्रोडक्ट जीरो हो जाता है। दिखाऊं, देखो अगर मैंने मैट्रिक्स ए को ऐसे ले लिया, चेक करना पड़ता है बेटा मुझे भी, मैं को याद करके तो पढ़ाता नहीं बेटा, आप भी नहीं याद करते, पर कोशिश ये करो ज्यादा जगह जीरो आए, नल मैट्रिक्स ना दिखाई दे कि जी आप कैसे एग्जाम्पल याद कर रहे हो। मुझसे को क्या एकदम रैंडम, मैं भी याद नहीं करता। मैंने यहाँ पे 2 लिखा, अब मैं खुद सोचूंगा यार इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी वजह जीरो बन जाए, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो बन जाए, इसको मल्टी तो जीरो बनेगा, इसको जीरो बनेगा। चेक कर लिया ना, तो मैंने ज्यादा से ज्यादा जीरो ली ना। कोई कह दिया आपने कैसे ये अभी चूज कर लिए, एक तब इधर ट्रायंगल बना लिया, एक तब इधर ट्रायंगल बना लिया, एक इधर 2 डाल दिया, इधर 1 डाल दिया। अब ऐसे तो करूंगा नहीं कि जी यहाँ भी 1 डालू, यहाँ भी तो 1 बन जा, 1 पहले ही आ जाए कि जी ये करो, ये करके देखो तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो समझ रहे, तो ये पक्की बात है कि क्या है, ये नल मैट्रिक्स है नहीं, नल मैट्रिक्स है ना, जबकि ए और बी कैसी है, नल मैट्रिक्स तो नहीं है। तो यहाँ तुम्हारी वो वाली बात गलत होगी कि मैट्रिक्स में ये नल मैट्रिक्स का साइन है बेटा, तो ऐसा तो नहीं कि ए नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स जीरो लिखा बड़ा वाला भाई, बी भी नल मैट्रिक्स नहीं है। लेकिन एक चीज बता दूं, दो नल मैट्रिक्स नहीं है, इसके आगे की कहानी मुझसे सुन लो, बहुत ध्यान सुनना। ये थ्योरम का पार्ट है जो कि मैं तुम्हें याद करके बता रहा हूँ, है, और आप इसको सुनेंगे तो आप हो सकता है अच्छे क्वेश्चंस कर पाए।
क्योंकि इतना तो बच्चे के जहन में भर देते हैं हम बार बार, क्योंकि ये एग्जाम्पल हम कई बार लिखते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल में भी ऐसा एग्जाम्पल है कि भैया शो करके जो है ऐसी दो मैट्रिक्स दिखा कि दोनों नल मैट्रिक्स ना हो, प्रोडक्ट 0 आ जाए, तो बच्चे ऐसे पढ़ के भी जाता है। ठीक है, इसकी आगे कहानी बताता हूँ। अगर कोई कहे कि दोनों नल मैट्रिक्स नहीं है और डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, तो ये पक्की बात है, वो सॉरी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 0, तो पक्की बात है कि ए का डिटरमिनेंट एंड बी का डिटरमिनेंट, दोनों का डिटरमिनेंट 0 होना जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। अब तुम कह रहे हो सर मुझे दिख रहा है ना मुझे पता है ऐसे बोलोगे, कल को तुम ऐसी मैट्रिक्स भी बना लोगे, देखो 1 1 1 1 या -1 1 1 -1, जैसे प्रोडक्ट करना, जैसे प्रोडक्ट करो। मैंने दो जगह -1 जान के डाला है, आप 2 2 2 लिख लीजिए, मैंने 1 1 1 लिख लिए। इसको ए सोच लो, उसको बी जगह प्रोडक्ट करो, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका डिटरमिनेंट क्या है, इसका डिटरमिनेंट क्या है? अब तुम्हारे अंदर अगर दम है तो तुम ऐसा करके दिखा दो कि इन दोनों में किसी एक का डिटरमिनेंट 0 ना हो। दोबारा बोल रहा हूं, इनमें से किसी एक का डिटरमिनेंट 0 ना हो करके दिखा दो। अगर वो नल मैट्रिक्स बन रही है ना, और दोनों में से एक भी नल मैट्रिक्स नहीं है, तो ये श्योर है कि उन दोनों के डिटरमिनेंट 0 ही होंगे। उन दोनों के डिटरमिनेंट, इसको एंड लिखा है मैंने, और नहीं लिखा, दोनों के डिटरमिनेंट 0 ही होंगे। अगर ए और बी दोनों नल मैट्रिक्स नहीं है और उनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो नल मैट्रिक्स नहीं है तो भी चलेगा, प्रोडक्ट 0 आता है। मैंने तो इससे गंदे से एग्जांपल में भी दिखा दिया और उससे अच्छे से भी दिखा दिया, 0 बन गया मैट्रिक्स। लेकिन आप कोई सी भी दो ऐसी मैट्रिक्स निकाल लेना, अगर वो नल नहीं है, अगर वो दोनों में से एक भी नल मैट्रिक्स नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं कि दोनों नल मैट्रिक्स हो। अच्छा एक चीज बताओ यार, कोई कह ले सर ऐसा तभी होगा, अब घोचू अगर मैंने ये लिया और एक नल मैट्रिक्स ले ली, अब तो ये तो कोई बता देगा सर नल मैट्रिक्स बनेगी, इसमें कौन सी इंजीनियरिंग लग रही है कि जी सर आपकी एक मैट्रिक्स 0 हो जाए तो सर तो 0 नल मैट्रिक्स आई जाएगी, कि तू कौन सी बड़ी बात बता रहा। मैंने नॉट नेसेसरी कहा है, ये नहीं कहा कि दोनों ही नॉन 0 होने तभी होगा, ऐसा मैंने को बम फोड़ दिया। ये तो आप जानते हैं कि सर अगर एक 0 हो गई और दोनों नल मैट्रिक्स हो तो 0 होगा ही, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि दोनों मैट्रिक्स का नल मैट्रिक्स होना जरूरी है या किसी एक का नल मैट्रिक्स होना जरूरी है। लेकिन मैंने फिर कहा, नोट कर लो कि अगर दोनों मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स नहीं है और उनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, नल मैट्रिक्स, तो ये श्योर है कि उन दोनों के डिटरमिनेंट 0 होंगे। अब कैसे भी इसे अपनी भाषा में लिख लो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, क्योंकि वहां पे केवल यहाँ फंसाएगा इधर। बच्चा कैसे करता है सुनो, कहता है नल मैट्रिक्स से मैं डिटरमिनेंट ले लिया, अब वो क्या करता है कि सर नंबर सिस्टम में तो ऐसा ही होता है, आइदर दिस 0 और दिस 0, तो वो और लगाता है यहाँ पे, वो लगाता है क्या और, कि सर ऐसे तो पढ़ते हैं नंबर में, क्योंकि जब हमने डिटरमिनेंट लिया तो क्या बन गया, वो तो नंबर बन गया। डिटरमिनेंट एक मैट्रिक्स थोड़ा यार, डिटरमिनेंट सॉल्व करते तो क्या निकलता है, एक नंबर निकलता है, निकलता। अब बच्चा कहता है कि सर आप गलत बता रहे हो, ये तो और आना चाहिए, और का मतलब तो कुछ और भी होता है कि या तो ये ही डिटरमिनेंट 0 वो ना हो, तो फिर यहाँ तो कलेश हो जाएगा, यहाँ तो मैं कहूँ दोनों ही डिटरमिनेंट के 0 बनेंगे। तो बच्चे को आंसर ये मिलता है, जबकि मैंने स्पेशली क्या बोला यहाँ पे, दोनों के डिटरमिनेंट ए एंड डी एंड, और नहीं चलेगा, ऑप्शंस में लिखा होगा, तो वहां तुम इस क्वेश्चन गलत कर होगा, ये तय है। ठीक है, क्योंकि और कोई केस ही नहीं बनेगा। सुन लिया। अच्छा अब एक कहानी और बताता हूँ इस साथ, तो पहली मैंने थ्योरम का आपको लर्न करा दिया, हो गया लर्न, केस 1 लर्न हुआ, या कुछ पूछना है? ये और नहीं होगा, ठीक है, इसमें से केवल वो केस बनेगा जब दोनों ही एक साथ 0, और का मतलब तो ये होता है या तो ये 0 वो ना बने, ये बन जाए ये ना बने डिटरमिनेंट की वैल्यू, या दोनों बन जाए, तो दोनों वाले केस चलेगा यहाँ पे। आप एक भी नॉन 0 मैट्रिक्स लो और जिसका डिटरमिनेंट 0 ना हो, करके दिखाओ नहीं हो, ठीक है। अच्छा अब आगे चलते हैं, अगर ये 0 है तब, अगर ये गिवन है 0 तो है,
अब इसके अंदर मैं केस 2 बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर A इंटू बी ए क्या है, नल मैट्रिक्स है, और मैंने आपको कह दिया बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 है, कहानी मैंने पलट दी, साथ साथ दे दिया डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। अब वो पूछता भैया बताओ व्हाट अबाउट बी, मैं अबाउट बी मैट्रिक्स, तो आंसर इसका ये होगा कि बी को नल मैट्रिक्स होना पड़ेगा। ये इसका आंसर है, बी को नल मैट्रिक्स होना पड़ेगा। यानी आपने अगर एक मैट्रिक्स उठाई और अपनी तरफ से इंजीनियरिंग लगाई और सोचा कि सर मैं तो, आपने कहा था कि प्रोडक्ट देख लो, जीरो तब भी बन जाता है, दो नॉन जीरो मैट्रिक्स तो भी जीरो बन जाता है, लेकिन उसमें एक खास बात याद रखना कि अगर इनमें से किसी एक का भी डिटरमिनेंट क्या है, नॉट इक्वल टू 0, और आप कहोगे जी मैं अब एक मैट्रिक्स ढूंढ देता हूं जिससे कि मैं क्या बना दूंगा, जीरो, वो जीरो तभी बनेगी जब बी को नल मैट्रिक्स होना पड़ेगा। देखो क्यों, अब देखो मैं, क्योंकि आप काफी चीजें पढ़ चुके हो तो मैं इसका प्रूफ भी आप बता सकता हूँ, अदरवाइज बताने की जरूरत तो नहीं है। देखो बेटा, आप जानते हो ए बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स है, ठीक है, वैसे थोड़ा सा वर्टिकल लो बना लिया करो तो गड़बड़ नहीं होगी, मैं जैसे ही बना दूं। आप ये तो जानते हो कि इनवर्स जो एग्जिस्ट करता है वो कौन सी मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है बेटा, जिसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इसे कैसी बोलते हैं मैट्रिक्स को, नॉन सिंगुलर। नाम याद है, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ओबियस है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी यार, स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकलता है, और डिटर्मिनेंट भी यार स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकलता ही नहीं है। तो अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब होगा, पॉसिबल होगा। तो अच्छा, यानी ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और ये हम जानते हैं कि ए इंटू ए इनवर्स हो या फिर ए इनवर्स इंटू ए हो तो हमेशा क्या बनता है, आई। जैसे कि 5 इंटू 1/5 ये इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, तो ये बनता है नंबर सिस्टम में तो 1 बनता है। यहाँ पे 1/a मैट्रिक्स जैसी चीज कोई नहीं होती मैट्रिक्स अलजेब्रा में, 1 मैट्रिक्स जैसी चीज कोई नहीं होती, तो उसको लिखने का कुछ तो तरीका बताना था, हमें तो एक अलजेब्रा डेवलप करना था, तो हमने ए इनवर्स सोचा। इसका मतलब ये भी नहीं कि ए की पावर को मैं -1 लिख रहा हूँ, उसको लिखने का तरीका बताया, नहीं तो मैं ए की पावर -1 ना बोलता इसे, ए इनवर्स बोलने की जरूरत क्या थी भाई। तो ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई, जैसे कि 5 इंटू 1/5 1, यहाँ पे 1 वहां पे आई। यूनिट मैट्रिक्स आप जानते हैं, कहो तो बताओ, यूनिट मैट्रिक्स सभी को पता है, वो स्केलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट सारे क्या हो जाते हैं, 1 बन जाते हैं, है ना। अभी तो मेरा उसकी क्लासिफिकेशन भी नहीं पता होगी, मैं भी वो बताता हूँ, बताया ना कि सर स्क्वायर मैट्रिक्स क्लासिफिकेशन बता दो, पता पड़ा वहां तुम मौज करिए है, ठीक है। ए इंटू ए इनवर्स ये आई बनेगा। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि जिसका डिटरमिनेंट 0 था वो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, यानी वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 है उसे क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, तो अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट, तो मैं ए इनवर्स से ऑपरेट कर लूं। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे लेफ्ट से ऑपरेट किया तो लेफ्ट से होगा उधर भी, और राइट से किया तो राइट से भी होगा, ठीक है, ऑपरेट कर सकता हूं। तो ये क्या बन गया कि सर इन दोनों पे क्या था, वैसे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है एडजेसेंट कोई भी दो को साथ ले लो, ये नल मैट्रिक्स हो गई, बन गया। तो ये तो एक नल मैट्रिक्स, तो प्रोडक्ट तो नल मैट्रिक्स बन, ये क्या बन गया बेटा, आई, और आई को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, तो बी मैट्रिक्स क्या आएगी, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। यानी अब हम ध्यान रखेंगे कि हमारी जो वैसे डिटरमिनेंट वाली वैसे इसको बताने की बात है नहीं, या बताओ कुछ पूछो तो पूछ लो भाई। अगर ये बात क्लियर तो क्वेश्चन लिख दूं। अच्छा, मैं एक बात तो बताना चाहता, क्या बोला था मैंने, अभी स्किप हो गया, या क्या बोला था मैं, कुछ एक्स्ट्रा बोला था कुछ प्रोडक्ट से रिलेटेड। हाँ,
सुनो उसे भूलवा देगा। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है आपको पता है सभी को? स्क्वायर मैट्रिक्स में मेरे हिसाब से आप इसे दो कैटेगरी में बांट सकते हो। स्क्वायर ये तो पता है n क्रॉस n होगा, है ना। एक तो तुम बांटो इसे डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। एक मैंने आपको अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स बताई थी, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पता है? यस सर, बताई थी। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, हाँ तो बता तो रहा हूँ बहन, बता, तेरे चक्कर में होता है ना, तू ऐसे डर डर क्यों नहीं है? मैं कुछ छोड़ने का ना हूँ, एक्स्ट्रा बताऊंगा, एक्स्ट्रा ही बताता हूँ हमेशा, मेरी आदत में नहीं रहा। एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल की तो नाम से पता है कि सर डायगोनल बनेगा ही किसमें? स्क्वायर मैट्रिक्स हो। लेकिन यहाँ डायगोनल एक ही डायगोनल होता है, केवल ये वाला, जैसे 2 3 4 0 0 0, क्योंकि हमारे मैथमेटिक्स का बच्चा यूं भी डायगोनल देखे वो यूं भी देखे, तो यही डायगोनल है, यही प्रिंसिपल डायगोनल है, यही स्टैंडर्ड डायगोनल है। ये नाम डायगोनल के लिए नहीं है, ध्यान रखना। दैट इज प्रिंसिपल। कोई बोल रहे प्रिंसिपल डायगोनल के लिए, भैया सर ने डायगोनल बताया था, प्रिंसिपल आ गया है, एक प्रिंसिपल कहाँ ढूंढे? तो ये डायगोनल मैट्रिक्स अगर ये ए है तो मैं इसको शॉर्ट में, इन शॉर्ट आजकल डायगोनल मैट्रिक्स को हम ऐसे भी लिखने लगे, ब्रैकेट बना दो चाहे 2 3 और 4। कहने का मतलब क्या हुआ? जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके ऑफ डायगोनल एलिमेंट सारे क्या होते हैं? 0, या नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं, यानी कि ऑल आई जे 0 वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे। क्या मैं ठीक बोल रहा हूं भाई? इसके लिए A11 है, ये A22 है, ये A33 है, तो इसके आई और जे तो बराबर है। कंडीशन ये है कि आई जे एलिमेंट 0 बने जब आई और जे बराबर ना हो। तो ये A12 है तो अलग अलग है अजय, ये A13 है तो अच्छा। अब बच्चा कह रहे सर ये डायगोनल मैट्रिक्स है कि हाँ सर, कि भैया ये बता 0 0 5 0 0 0 0 0 0, कि सर ये डायगोनल मैट्रिक्स ना है? ये यार ये कैसा हो गया, ये इसके साथ तो अत्याचार सा हो गया, गरीबी। हाँ भाई, कि सर मुझे आपने डायगोनल मैट्रिक्स केवल इतनी बताई थी कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर आपने लिखा है जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट, आप बोलते हो नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, मैं तो नॉन डायगोनल एलिमेंट देखूंगा, ये क्या 0 है? बात मैं क्यों इनको देखूं? ये डायगोनल मैट्रिक्स है, यानी डायगोनल एलिमेंट्स भी 0 हो सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि भूलने में टाइम नहीं लगता, अभी देखा ही आपने, भूलने को देरी नहीं लगती। तो डायगोनल मैट्रिक्स लिखना तरीका से, इसको डायगोनल ऑफ ए लिखोगे तो क्या बनेगा? 0 0 और 5, कॉमा ही लगाते बीच में, ठीक है। ये डायगोनल मैट्रिक्स होगी। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स को और खत्म करते हैं। अगर यहाँ पे मैं इन जनरल आपको याद कराने के लिए ये लिख दूं कि भाई यहाँ D1 है, यहाँ D2 है, यहाँ D3 है, और ये सब क्या है एलिमेंट्स? अब D1 D2 D3 रियल नंबर है, लेकिन ये तो फिक्स 0 कर दिया। अगर मैं यहाँ पर स्केलर मैट्रिक्स की बात करूं, डायगोनल मैट्रिक्स में भी आपका स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसको क्या बोलते हैं और यूनिट मैट्रिक्स, ये दो पार्ट में हो जाती है। तो स्केलर मैट्रिक्स यहाँ बता रहा हूँ बेटा, इसको सॉरी तो डायगोनली लिखिए। इसमें स्केलर में क्या होगा, मैं तो याद करता हूँ स्केलर मैट्रिक्स को यहाँ एस लिखता हूँ और यहाँ पे भी एस कर देता हूँ यानी सारे एलिमेंट क्या हो जाए डायगोनल के सेम, एस से सेम, एस से स्केलर, एस से सेम और एस से स्केलर। तो याद है कि सारे सेम हो जाए अगर डायगोनल एलिमेंट, तो उसको हम बोलेंगे क्या? स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। और सेम होने के बाद इसमें आइडेंटिटी ऐसी बन जाए कि सारे के सारे क्या बन जाए? 1 1 1।
तो वो स्केलर मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं 0, दैट इज I3। लिखना आपको आता है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, I2 भी जानते हैं आप। तो स्केलर मैट्रिक्स का भी ज्ञान हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स का भी ज्ञान हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सब डायगोनल मैट्रिक्स के पार्ट हो गए दोनों। अब ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, इसके अंदर एक होता है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और एक होता है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स के पार्ट है ना। तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, जैसे 5 6 7 यहाँ लिख दिया। जो लोअर में ट्राइंगल आ रहे हैं ना, डायगोनल के नीचे जो ट्राइंगल बन रहा है उसके सारे एलिमेंट 0 होंगे, ये चाहे 6 2 5 या ये भी 0, कोई दिक्कत नहीं। ये सारे एलिमेंट उल्टा कैसे याद करा, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, यानी अपर का मतलब उसके लोअर में सारे 0 हों, और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या आएगा भाई 7 6 0 5 0 0 0 2 3 4। इसके क्या हो गया, इधर वाले डायगोनल के इधर ऊपर जो आएगा वो होंगे सारे 0। ठीक है, तो मुझे इसमें बताने की जरूरत नहीं कि सर मैंने इनको 0 कहा है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा, ये कैसे भी हो वो मुझे 0 चाहिए। मैंने इनके बारे में कुछ कहा नहीं, मैंने सिर्फ जान के स्पेशल यहाँ 0 बनाई, एक 0 मैंने यहाँ बनाई, कहो तो यहाँ पे एक 0 बना दो, लेकिन वो मुझे एलिमेंट सारे 0 चाहिए। अब कहने का मतलब क्या हुआ कि ये वाला एलिमेंट जो होगा तुम्हारे हिसाब से A31, यानी I वाला एलिमेंट क्या होगा बड़ा होगा, J वाला क्या होगा छोटा। तो ऑल Aij0 वेयर I is greater than J। थोड़ा इंग्लिश में लिख दिया, बात समझ में नहीं आ रही। इसमें क्या लिखोगे, फॉर ऑल Ij0 कौन से वाले, जिसमें I छोटा होगा J से। बस ये अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल की डेफिनेशन में। अब देखो इसके तो क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं अगर मैं बनाना चाहूं। अगर मैं आपसे छोटी सी बात पूछूं कि भाई ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, या सोचा ध्यान से, तो इसमें मिनिमम नंबर जीरोस कितने आ सकते हैं, तो तुमने गिन तो ऐसा 3 मिनिमम। ध्यान सुनो, मिनिमम, क्योंकि मैं सबको नॉन जीरो कर दूं, इसको मैंने कर दिया 8। अब कोई टीचर इंग्लिश में पूछ लेगा जी n क्रॉस n टाइप की मैट्रिक्स है, नेचुरली स्क्वायर तो होगी। अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं कि बेटा लो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसमें कितने मिनिमम नंबर जीरो आ सकते हैं। अच्छा तूने 3 के हिसाब 3 बता दिया, सच में लड़का है, थोड़ी अकल लगाओ। ऐसी छोटी सी बात पूछ ले कोई कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, उसमें मिनिमम नंबर जीरो कितने आ सकते हैं। मैं बताता हूँ, आप कहीं सही जा रही हो, अब थोड़ा ध्यान सुन लो। अगर मैं आपसे कहूं कि n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो उसके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, n इंटू n यानी n स्क्वायर, और जिसके अंदर n स्क्वायर एलिमेंट होंगे तो ये तो n ही होंगे, तो n स्क्वायर में से मैंने n हटा दिया। अब ये जो ऊपर ट्रायंगल बना और जो नीचे ट्रायंगल बना, इनमें नंबर एलिमेंट्स तो सेम ही है, मतलब काउंटिंग में, अरे काउंटिंग में तो सेम ही है। अब अगर मैं इसका आधा कर दूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए कह लो सेम बनेगा। n को 3 रख के देखो, अब ये क्या मिल गया हमें, नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ जीरो मिला। मैक्सिमम तो कितनी होंगी, मैक्सिमम सबको जीरो कर दो, मुझे अफरा पड़ रहा है मैं तो नीचे ट्रायंगल में 3 जीरो, मतलब 3 हो 5 हो 8 हो उससे दिखनी चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि ये क्या क्वेश्चन क्या लिखेंगे आप, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इज इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, क्या होगा n स्क्वायर माइनस n/2। काउंटिंग करनी आ गई नहीं आ गई, ये काउंटिंग का पहला तरीका है। आजकल हमारे जेईई मेन में काउंटिंग के ऊपर क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, आजकल बोर्ड भी तुम देखना काउंटिंग के ऊपर क्वेश्चन जरूर दे देगा, चाहे उसने अपने उसमें नहीं लिखा, काउंटिंग पे दे दिया कहीं ना कहीं क्वेश्चन बच्चे। इसलिए मैं तुम्हारी समझ डेवलप कर रहा हूँ। इनको देखो जोड़ना घटाना गुणा भाग तो हर बच्चा करेगा, वो ऐसे क्वेश्चन भी
एग्जाम में हल्के वाले 60% तो मिलते हैं ताकि सब बच्चे पास हो, है ना। लेकिन एक दो क्वेश्चन तो ट्रिकी मिलेगा, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात वो कर सकता है, हमें तैयार होना चाहिए। n स्क्वायर माइनस n/2 नंबर ऑफ क्या हुआ है, लिख लिया आपने अपनी लैंग्वेज में, मैं लिख नहीं रहा। अच्छा, मैं क्वेश्चन और सोचा था, अगर मैं आपसे कहूं कि इसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज कितनी आ सकती हैं, अगर 3/3 में देखें, मिनिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज। अच्छा, ऐसे गिन के बताया था मुझे, ये कह रहा है ऐसे गिन लो सर, 1 2 3 4 5 6, अब भी गलत गिनी, 7। जीरो भी तो डिस्टिंक्ट एंट्री है। मैंने क्या पूछा, क्या क्वेश्चन मैंने ठीक पूछा, मैक्सिमम पूछना चाहिए था, बताओ, मैक्सिमम पूछना चाहिए मिनिमम पूछना चाहिए था, मैक्सिमम। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्री इन लोअर ट्रायंगुलर या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैविंग n क्रॉस n ऑर्डर, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब तुम सोचो कि तुमने यहाँ पे कि सर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्री चाह रहे हैं, तो हमने गिन लिया कि सर n स्क्वायर माइनस n/2, तो ये वाली काउंटिंग बोल लो या ये वाली काउंटिंग बोल लो, अच्छा, आपने पहले तो n स्क्वायर पूरा बोल दिया है, उसमें से आपने n घटा दिया। अरे मैं कह रहा हूं, एक मिनट के लिए हम गिनना चाह रहे हैं, तो हमारी जो एक टाइप की एंट्री है n घटाने से /2 का, तो ये वाली एंट्री आ गई, मान लो 0 वाली, और इतनी ही एंट्रीज ये भी होंगी। भाई 0 वाली है तो पूरी एक ही एंट्री होगी ना, ये तो एक ही एंट्री होगी, और इधर वाली भी ये एंट्री आ गई है, नंबर ऑफ एंट्री ये भी इतनी है। अरे जितनी नंबर टाइम 0 आएगी उतने नंबर टाइम ये आएगा, प्लस क्या इसमें ये n ना कर दूं केवल, ये n ही तो बनेगा, और n/n की हो तो n नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो कितना बना, जो भी बना n, और इसके अंदर भी एक कमी हो जाएगी क्या, जो तुम केवल 0 लोगे, तीनों बार 0 लोगे, उसे काउंट एक बार ही करोगे, नहीं समझ मारी, ये बात बताऊं। देखो मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ दोबारा से, काउंटिंग का तरीका सुनो। सबसे पहले मैंने ये वाली एंट्रीज गिननी चाहिए, तो ये हमेशा कैसी होंगी कि सर टोटल तो नंबर ऑफ एंट्रीज बनेंगे n स्क्वायर, एलिमेंट जितने बनेंगे, इसमें से मैंने ये घटा दिए n नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट, इसका कर दिया मैंने /2, तो इसके सिमेट्रिक इधर वाले कह लो या इधर वाले कह दो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए। अब ये अगर 3 वैल्यू है तो ये इसकी 3 वैल्यू, मतलब 3 एलिमेंट, ये वाले तुमने काउंट कर लिया कि सर ये 3 आ गए, डायगोनल वाले ऐड कर n, और एक ये तो एक ही एलिमेंट तो 0 रहेगा ये वाला हमेशा, एक ही ऐड कर, तो कितना बना सॉल्व करने के बाद, n स्क्वायर प्लस n/2, ये बन गया। +1 जोड़ लिया, नहीं जोड़ा, चलो तो इसको भी जोड़ ही लेते +2, चलो कोई बात नहीं, ऊपर +2 कर लो जैसे भी है। अब तुम देख लो तुम्हारी ये मैक्सिमम नंबर डिस्टिंक्ट एंट्री, मैं अब ज्यादा बता लेता हूँ, फिर ज्यादा बता चला जाता है, इसलिए मैं रुक जाता हूँ, तो ये इसी के लिए हो जाएगा। तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें बताने के लिए, पर आपको समझ में आ गया हो, दोनों अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल में कहानी समझ में आ गई, क्लियर है, ध्यान रखोगे, चल दूं आगे। अच्छा जी, ये मैं तो पढ़ाया था, अगर यार भूल गए हो, तुम्हें नहीं पढ़ाया, तुम्हें पढ़ाया मैंने, तू तो पढ़ा ही नहीं होगा कुछ भी ऐसा कौन ट्रायंगुलर बता रहा है वहां तो मेरे जोड़ना घटाना मौजूद, तुम्हें तो पढ़ाया था, याद नहीं, भूल जाते, देखो सभी भूलते हैं, मैं भी भूलता हूँ, इसमें ऐसे सोच रहा मत कि याद नहीं, पर मेरे ख्याल में टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने साइड आपको डिस्क्लोज कर दी, इसमें कोई छोड़ा नहीं मैंने, चल दूं आगे, नहीं तो चाहता थोड़ा और चलते थे, लड़की एकदम ये इसने रोने जैसा मुंह कर लिया, तो मतलब मेरा मन जो है वैसा हो गया बहुत ज्यादा, कहाँ है वो, ये भी ना चल रहा बेचारा, इसका भी मन बिगड़ गया है, चल भाई अगले पेज पे आ। हाँ जी, तो हाँ एक सुनो, एक बात और याद आ गई इस लड़की को देख के, कि जब दो डायगोनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते, ध्यान रखना D1 D2 D3, और सुनो दो बातें और ध्यान आ रही भाई जितना इस डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में, अगर ये एक मैट्रिक्स लिखी है A,
तो अगर आप इसका ए स्क्वायर करेंगे ना मेरे बच्चे, तो केवल डायगोनल मैट्रिक्स का स्क्वायर कर लेना, डायगोनल एलिमेंट्स का, समझ गए? क्यों? कि सर क्योंकि अगर हम कभी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो वो डायगोनल मैट्रिक्स है, मान लो 2 0 0 0 5 0 0 6 और बी मैट्रिक्स मान ली मैं लिख दी ए बी, जान के बी लिख रहा हूँ सी, ठीक है ना। अब जब मल्टीप्लाई करना जैसे करते थे, दिस इंटू दिस 2a मिल गया, और अगर दिस इंटू दिस होगा तो यहाँ पे 0 ये 0 ये 0 0 आ गया, फिर आया करोगे तो ये भी 0 आएगा, फिर इससे करोगे तो ये 0, फिर जब इससे करो तो 5b बनेगा, ये भी 0 ये भी 0 6c बनेगा। तो यार जब d1 से मल्टीप्लाई होगा, d1 d2 d2 से मल्टीप्लाई, d3 से मल्टीप्लाई, स्क्वायर ही बनेगा ना। तो इसका मीनिंग हमने ये भी सीख लिया कि a की पावर अगर n लिखा होगा इसके अंदर, तो a अगर ये तो a की पावर में क्या बनेगा, d1 की पावर n, d2 की पावर n और d3 की पावर n, ठीक है भाई। अच्छा भाई ये तो कम्यूट भी कर जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तो कम्यूट भी कर जाएगा, ए बी और बी ए तो पॉसिबल होगा भी क्योंकि दोनों स्क्वायर होंगी, और सेकेंडली जब दिखता है कि डायगोनल एलिमेंट से मल्टीप्लाई करता है और डायगोनल वाली प्लेस पे अपनी आता है रिस्पेक्टिवली, तो प्रॉब्लम क्या है फिर, तो ए बी और बी ए बराबर इसके लिए, ये दो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए तो ए बी और बी ए क्या होगा, हमेशा इक्वल ही होगा। एक चीज निकल के आ गई सामने, क्यों भाई? अभी तक तो क्या बोल रहे थे, जब ए बी बी ए के बराबर तब होगा जब एक दूसरे की इनवर्स हो, यानी ए बी इक्वल टू आई बने, और अब क्या बोल रहे हैं, दोनों अगर डायगोनल मैट्रिक्स होंगे और वो भी सेम ऑर्डर की, तभी तो मल्टीप्लाई हो पाएगा, तो मल्टीप्लाई नहीं होगा ना भाई, डायगोनल मैट्रिक्स तो होंगी सेम ऑर्डर तभी मल्टीप्लाई होंगी, तो तभी जो है तुम्हारा वो आई बना देगा। तो ये चीज के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है कई बार, ध्यान रखना है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को जब मैं कराऊंगा तब आपको दिखाई भी देंगे। अच्छा मैं एक चीज बता दूं, सुनो, कि हम क्योंकि इन जनरल ए बी को बी के बराबर नहीं लिख सकते, एक अलग बात है, लेकिन ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए लिख सकते हैं, हम ए क्यूब को क्या हम ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, क्या ए इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या ए इंटू ए लिख सकते हैं। तो सर यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है कि इस टाइप की भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव हो जाएगा, यानी अगर हम एक ए ले लें, कोई तुमसे पूछे कि यार मुझे मैट्रिक्स बता जो कम्यूट करता है, एक ए लो, ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई, ए को ए से मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर बन गया, अब ए स्क्वायर को नई मैट्रिक्स क्या दे दो, बी, अब क्या भैया ए बी इक्वल टू बी ए होगा, ठीक है, ध्यान रहेगा। अच्छा दूसरी बात, इसमें कभी भी प्रोडक्ट की बहुत सारी बातें, बहुत ध्यान सुन लो, एक कहानी तो ये बन गई, ठीक है, अगर ए के पास 6 होगा तो ए कितनी बार ब्रेक करो, कितने भी पार्ट में ब्रेक कर लो, नो प्रॉब्लम। हाँ अभी आपने ये सीखा कि ए बी की पावर अगर यहाँ पे 2 लिख दूं तो क्या मैं इसे ए बी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख सकता हूं? ये गलत है, ये गलत है। हम अलग अलग जाके स्क्वायर एक ए को दे दे एक बी को दे दे, ऐसा मैट्रिक्स में नहीं होता, ऐसा मैट्रिक्स का अलजेब्रा नहीं कहता। कि फिर कहता क्या कि अगर ये बात ठीक है और ये एक मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एक मैट्रिक्स ही आएगा, तो शायद ये बनना चाहिए मेरे हिसाब से ए बी इंटू ए बी, या नहीं? अब तुम्हारी इच्छा है किन दो को एडजेसेंट वालों को आप क्लब करना चाहते हैं, अगर आप चाहें तो ए बी ए और इन दोनों क्लब कर लो, बी अलग छोड़ दो, ये आपकी श्रद्धा है, लेकिन इसका मीनिंग तो यही होता है। एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा बनता है इसके ऊपर कि अगर ए बी कम्यूट्स कर रहे हैं, यानी ए इंटू बी और बी ए के बराबर, देखो अगले बार में क्या बन जाएगा, ये बी ए को मैं ए बी लिख सकता हूं, और ए स्क्वायर हो गया ये बी स्क्वायर, कि सर ये तब बराबर होगा, ए बी का होल स्क्वायर कब बराबर होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जब ए बी कम्यूटेटिव होगा। अब देखो कितनी काम की चीज है। वैसे भी आपने देखा कि सर ये तो या तो ये लिख लो या ये लिख लो, इसका मीनिंग तो ये है, डायरेक्टली नहीं लिख सकता। कब ये इसके बराबर होगा, जब ए बी आपस में कम्यूटेटिव होंगे, ए बी बराबर क्या होगा, बी होगा। सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा? तभी ऐसा हो सकता है, यानी कि अब तो कभी भी कि हाँ सर कभी भी अगर ए बी की पावर यहाँ पे कोई नेचुरल नंबर m लिखा है तो a की पावर m इंटू बी की पावर m लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड
प्रोवाइडेड कम्यूटेटिव हो। तो प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं, अगर ये आपको नहीं आएंगे तो आप एक भी अलजेब्रा से रिलेटेड से क्वेश्चन नहीं कर पाए। गुणा करना नहीं सीखा, गुणा तो मैं आती है यार, गुणा थोड़ा करूंगा तो मैट्रिक्स को है, जोड़ना भी आता है आपको। तो इन चीजों का यूज होगा। दूसरा एक इसके साथ और लिख लो, ये प्रॉपर्टी है ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एक और देखो, अगर मैं ए बी की पावर एन और इसको ए स्क्वायर बता दिया, ए बी की पावर एन, ऐसा तभी ट्रू होगा, अभी नोट मत करना, जब ए बी इक्वल टू बी होगा, यानी कि ए बी कम्यूटेटिव हो। एक कैंसिलेशन का याद दिलाना, अभी ध्यान आया है कैंसिलेशन लॉ का, ठीक है, अभी ध्यान दिलाना, भूल ना जाना। क्योंकि देखो कोई चीज छोड़ दूंगा प्रोडक्ट छूट जाएगी आपके हिसाब से, तो मुझे ऐसा लगेगा आता होगा, लेकिन मैं सारी बातें बताना चाह रहा हूँ। कैंसिलेशन ध्यान आया, वो यहाँ से ध्यान आया। एक मिनट, इन दोनों प्रॉपर्टीज को एक साथ याद रखना, पहले मैं चेक कर लूं, है ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहता हूं, जब ध्यान देखना, ए बी का स्क्वायर क्या बी स्क्वायर ए के बराबर होगा, इसका मतलब यही। अच्छा ए बी, इसको मैंने ब्रेक कर सकता हूं इस प्रॉपर्टी से, जो कि हमारी अलजेब्रा जैसी प्रॉपर्टी है ना? तो क्या मैं एसोसिएटिव लॉ से, पहले दोनों साथ थे, इन दोनों साथ कर सकता हूं? तो ए बी को मैं क्या बी ए लिख सकता हूं, और इस ए बी को मैं दोबारा से क्या लिख दूंगा, बी ए। तो ये b इंटू बी, इसको साथ देखो तो बी स्क्वायर ए आ गया। तो ऐसा तभी होगा ए बी की पावर m इक्वल टू बी की पावर m ए, तभी होगा जब क्या होगा, ए और बी आपस में कम्यूट करो। देखो इनके प्रूफ जो होते हैं ना, कोई कह ले सर ये तो आपने केस लेके बता दिया, मैं कह रहा हूँ इनके प्रूफ आपके इंडक्शन से होते हैं। इंडक्शन मेथड होता है ना, उससे होते हैं, हम कराते थे जब इंडक्शन मेथड पे क्वेश्चन बनते थे। अब क्वेश्चन जेई मेन तो भूल जाओ, एडवांस भूल जाओ, खत्म कर दे टॉपिक, बोर्ड में कभी देते नहीं। तो यार मैं कहाँ तक इंडक्शन 11 तो पढ़ा खत्म कर दिया, अब मैं इसके ऊपर भी आधा घंटा खराब करूँ, मेरी बेवकूफी है। तो यहाँ पे मैंने आपको केस लेके बताया कि बेटा ये चीज के साथ ध्यान रख लेना, क्यों बच्चों के दिमाग में यही होता है कि ए बी का होल स्क्वायर लिखा है या क्यूब लिखा है, तो सर ए क्यूब बी क्यूब, तो सर हो जाएगा जब ए और बी क्या हो कम्यूटेटिव, ऑलवेज नहीं। नहीं तो सर ये क्या है कि भैया फिर ये है ए बी ए बी ए बी, अब ये अब तू एसोसिएट किसी को भी कर ले साथ में, वो एक अलग चीज है, एडजेसेंट टू को, है ना, वो एक अलग बात है? तो मैंने आपको दो बातें बताई, तो प्रोडक्ट से रिलेटेड और दो तीन बातें सीख लो, ठीक है, फिर आगे पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन बाद में करेंगे। अब सुनो, अगर मैं यहाँ कहता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर का मतलब तो अभी भी पढ़ाया था कि ए स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, उसी मैट्रिक्स का उसी से प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन जरूर बनेगा आपके बोर्ड्स में। तो मैंने इन दोनों का आपस में प्रोडक्ट कर दिया, सबको आता है मुझे ऐसा लगता है। और क्योंकि मैंने आपको मैट्रिक्स का प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव बताया था, तो ए को पकड़ा दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ए इंटू ए, पर पहले इधर से लेफ्ट से ए आया तो लेफ्ट से पहले ए लिखेंगे, और फिर बी को डिस्ट्रीब्यूट करो, बी इंटू ए और बी इंटू बी, यानी बी स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ, ये बताया प्रॉपर्टी में। तो आप इसको 2a भी नहीं लिख सकते, ये बात तो आपको पता है शायद, है ना? ये गलत हो जाएगा ना, गलत है। हाँ, अगर आप कहते सर ए बी बी ए के बराबर यानी कम्यूट कर रहा है, तो यू कैन राइट। तो हमारी आइडेंटिटी कब लगेंगी कि जब ए बी बी ए कम्प्यूट करे। अच्छा एक चीज बताओ, आई इंटू ए और ए इंटू आई क्या आपस में बराबर होते हैं? लो जी तीसरा एग्जाम्पल आ गया, ये कम्प्यूट करते हैं, आई मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई कर लो और लेफ्ट से कर लो, राइट से सेम रिजल्ट देगी ए। अरे यार नहीं समझे? अच्छा तो कहानी क्या बनी कि सर ये फॉर्मूला कब ओपन हो सकता है, मैं बताता हूँ। कुछ ऐसा हो जाए कि ये आपस में कम्प्यूट करता है, एक को आई ले लो, अब बताओ क्या आई इंटू ए इंटू आई बराबर होगा?
तो जब तुम यहाँ पे, चलो इसे बी लिख लेते जान के, जब यहाँ पे इसको वैल्यू तुम ए को आई दोगे, ए को आई दोगे, तो ये तो बी बनेगा और ये भी बी बनेगा, तो टू भी बन गया ना, आई तो खत्म नहीं होगा, टू भी बन गया ना। यानी कि अगर हमें कोई अपनी बाइनोमियल की तरीके से आइडेंटिटी ओपन करनी है, होल क्यूब हो, ये बाइनोमियल से आया है, होल पावर 4 हो, होल पावर 6 हो, तो यू कैन ओपन, बट इन दोनों में से एक क्या होना चाहिए, आई, क्योंकि उसमें आई बी और बी आई क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यही तो प्रॉब्लम आ रही थी। तो एक इस चीज का ध्यान रखना है, इसके ऊपर तुम्हें पता है ये बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं और अब भी आएगा श्योर। ये पता होना चाहिए बच्चे को कि बाइनोमियली एक्सपेंशन अगर मैट्रिक्स के हेल्प से करना है यहाँ पे कहीं, तो उनमें से एक आई हो, अदरवाइज आप मल्टीप्लाई करें इस तरीके से, और कोई तरीका नहीं बनता। ठीक है जी। अब इसके बाद इस पे क्वेश्चन आएंगे भी वर्कशीट में, है ना, वो भी करेंगे हम। अब आगे देखते हैं। और क्या बताता मैं, कैंसिलेशन। हाँ सुन लो भैया, कुछ लोगों के मन में एक भ्रांति होती है बहुत ज्यादा कि ए बी इक्वल टू ए सी लिखा तो अगला स्टेप बी इक्वल टू सी, जबकि ए और सी, ए बी सी क्या थे, मैट्रिक्स। ये स्टेप बिल्कुल गलत है, सुनना ध्यान से बेटा, जल्दी मत करो। इसलिए कहते हैं कि टीचर रिवीजन का जल्दी होता है, ठीक है, हर चीज तुम्हारे कहने से नहीं होगी। अब सुनना, इसके अंदर बहुत ज्यादा छोटी सी बात है, आपको याद आ जाएगी, सब पढ़ा है। बी इक्वल टू सी, ये गलत है कि सर फिर क्या है, एक बच्चा कहता है सर हाँ आपने पढ़ाया तो था बी इक्वल टू सी नहीं होगा, इसको इधर लाते हैं क्योंकि हमने वेक्टर पढ़ा ना, उसमें भी ऐसे करते थे, ए कॉमन ले सकते हैं, सर बिल्कुल ले सकते हैं। तो आइदर ए इक्वल टू जीरो, आइदर बी माइनस सी इक्वल टू, यानी आंसर क्या आना चाहिए, या तो ए जीरो या बी इक्वल टू सी। ये भी गलत है, क्योंकि अभी अभी घोंचू तो समझाया कि अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो दे रखा है तो इसका मतलब ये नहीं था आइदर दिस जीरो और दिस जीरो, है ना। तो इसलिए आप ये सारी कलाकारी ना कर बैठे हैं, गलत कुछ भी लिखा, और तुमने यहाँ अगला स्टेप यहाँ गलत लिख दिया, जबकि अभी पढ़ा के आया हूं कि अगर P और Q का प्रोडक्ट जीरो लिखा है तो यू कांट से ऑलवेज कि A, P और Q दोनों जीरो होंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं कि बेटा A को A से मत काट, क्योंकि उससे ये रिजल्ट आ जाता है। तो कैंसिलेशन इज नॉट एप्लीकेबल इन मैट्रिक्स, लिख लो, कैंसिलेशन इज नॉट एप्लीकेबल इन मैट्रिक्स। और ये भी नहीं करेंगे कभी, ये कहते हो मैंने कैंसिल नहीं करा सर, मैं तो इधर, तो उसके रेस्पेक्ट में पहले बता सकता हूँ कि P इंटू क्यू अगर नल मैट्रिक्स बन रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है क्या कि आइदर P0 और Q0 जैसे नंबर्स में होता है, X इंटू वाई में होता है ना, बात समझ रहे, ऐसा भी नहीं है। तो जी है क्या कहानी, अब सुनो, ए से एक कब कर सकता है जो आप बोल रहे थे, अब उसको ध्यान सुनना। ऐसा तब हो सकता है, कोई बच्चा बोलना चाहे तो बोले बेटा, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई। तो उन्हीं गधों के लिए बताना चाह रहा हूं कि जो बोले ए इनवर्स से मल्टीप्लाई, तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई वो ही बच्चा कर सकता है जहां पे पहले लिखा हो ए इज नॉन सिंगुलर। हर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मैं टच नहीं कर सकता इसको बिल्कुल भी। कोई कहती है ए इनवर्स से मल्टीप्लाई, मुझे पता है ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कैसे कर दूं, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तभी तो, ए और बी सी उसमें कोई मैट्रिक्स दे रखी है, और ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब वो उसका डिटरमिनेंट क्या हो, नॉट इक्वल टू जीरो। तो जब वो मुझे अगर कह देगा, एक आजादी दे देगा कि डिटरमिनेंट ऑफ इसका क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो, देन वी कैन मल्टीप्लाई। प्री मल्टीप्लीकेशन सुन रहे हो नहीं सुन रहे, इस केस में आप इनको दोनों को सॉरी, हाँ ये आई बन जाएगा, ये बी बन जाएगा, और ये ए इनवर्स फिर आई बन जाएगा। अब कह सकते हो कि बी इक्वल टू क्या बनेगा, सी। तो यानी कि ए बी इक्वल टू ए सी कब हो सकता है, जब ए कैसी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना। ये नहीं कि ए इनवर्स से कभी किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करने से पहले सोचना। हाँ अब एक चीज सुनो, इससे दो बातें समझ में आई कि हम किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी मैट्रिक्स को कैंसिलेशन नहीं कर सकते। इसको लिख लो, मैट्रिक्स से मल्टीप्लीकेशन तो कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स से मैट्रिक्स अगर लिखी हुई है कहीं तो कैंसिल मत कर देना। हम ये बात अपने दिमाग में रख लेते हैं, क्योंकि इतनी सारी बातें याद करना थोड़ा मुश्किल है। नॉट कैंसिलेशन ऑफ मैट्रिक्स फ्रॉम बोथ द साइड
and we can multiply to a matrix to both the side. ठीक है, लिख लो इसे बड़ा बड़ा बोर्ड, क्योंकि तुम वहां कलाकारी कर जाओगे, बोर्ड्स में कलाकारी ना हो, क्योंकि एक नंबर फालतू हो जाएगा, कंपटीशन में भी जाएगा एक नंबर। तो जी कैंसिलेशन भी समझा दिया। और बोलो, इतना सब आप पढ़ नहीं पाते, सवा घंटे मतलब 1 घंटा हुआ हो क्लास में, नहीं पढ़ पाते। और बताओ क्या था, सिमेट्रिक एसक्यू सिमेट्रिक। अब थोड़ा सा मैं लगातार बहुत बोलते बोलते बिना स्टोरी के बोला है ना। बहुत से तो मैथ्स के टीचर बीच में बहुत स्टोरी सुनाते हैं, या तो विदाउट स्टोरी चला है मामला नहीं। तो देखो आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी, अभी सुनो। देखो मैं इन क्वेश्चंस पे, देखिए तो बोर्ड के क्वेश्चन है, कह रहा है ए स्क्वायर इक्वल टू, नल मैट्रिक्स आप जानते हैं, यूनिट मैट्रिक्स आप जानते हैं, माइनस ए बनेगा, डिपेंड करेगा कि क्या बनेगा, वो प्रोडक्ट कर ले। ए की पावर 4n, आई का मतलब समझता है इनवर्स वो रूट ऑफ -1, तो आई की पावर 3, आई की पावर 4 जो भी होगा, 4n का मतलब आप ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 3 तक 4 तक निकालें तो आपको पैटर्न मिल जाएगा, सीधा हो सकता है कि या तो नल मैट्रिक्स बन जाए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है जिसको मैं पढ़ाना चाह रहा था, जिसकी वजह से मैंने आपको कराया। अब ये दोनों क्वेश्चन आप देख लीजिए, मैंने यहाँ लिख दी, चलो एक लिखते पहले। ये मेरे हिसाब से मेरी वर्कशीट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैंने आपके लिए ऑब्जेक्टिव वर्कशीट बनवाई थी ताकि हम छोटे छोटे क्वेश्चंस करना सीख जाएं। चलो सभी बच्चों ने कर लिया है, क्योंकि अभी आपको प्रोडक्ट के रूल बता दिए थे, उससे बात बन गई इसमें। जब सुनना, ये क्वेश्चन कैसे बढ़िया है। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे बढ़िया है। अब तुम वो सब वो क्यों नहीं करा रहे, अरे इसमें वो क्वेश्चन हो रहा है, ध्यान देखना, आपको दिख जाएगा अभी अगर आपने कराया तो। इसका भी
मल्टीपल है इसके अंदर, बी ए इक्वल टू बी दे रखा था इसमें, ए बी इक्वल टू बी, और अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा जाता है इसके अंदर। सुन लो, मैं बता रहा हूँ, मैं जो पढ़ाऊंगा उसको सुन लो, तो आपके क्या ये सारे क्वेश्चन से रिलेटेड हो जाएंगे। बहुत ध्यान सुनना। देखो बेटा, अगर आपको इसके अंदर गिवन है ए बी, बहुत इसको बस करके ही जाना बेटा, और बी ए इक्वल टू बी, तो मुझे बताइए कि ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ सकती है। सबसे पहले वही जो ए स्क्वायर पीछे था, ए स्क्वायर पूछा था, बी स्क्वायर पूछा था, उसमें मैंने इसको ए इंटू ए लिख लिया, कोई दिक्कत? अभी बताया प्रॉपर्टी में, प्रोडक्ट में। अब यहां से मैंने ए की एक वैल्यू डाल दी, क्या है ए की वैल्यू बेटा? ए बी। मैं ए स्क्वायर निकालो बेटा, फिर ए बी वैल्यू डाल दी, और क्या फायदा उठा सकता हूँ इसके अंदर, बोलो? ए बी से मुझे फायदा, पहले ए की वैल्यू डालू तो फायदा हो, क्योंकि यहाँ फायदा में दिख रहा है, देखो देख लो, कोई दिक्कत ना है, दोबारा लिख के देख लिया, हमें रटना नहीं है। यहाँ मैंने ए बी पहले में डाल दिया, ए की वैल्यू ए बी, अरे ए की वैल्यू ए बी। अब यहाँ बेनिफिट हो गया, जैसे ही मैंने एसोसिएटिव करा, कि मतलब किन्हीं भी दो को साथ ले लो, एडजेसेंट वालों को, पड़ोसियों को, तो अब मेरा बी ए बन गया, तो मैं बी ए यूटिलाइज कर दिया, बी ए को क्या दिया मैंने, फिर से बी, और फिर से मेरा ए बी आ गया, ए बी फिर मेरा ए बन गया। तो इससे मुझे ए स्क्वायर इक्वल टू ए मिला। इसी तरीके से अगर बी स्क्वायर की बात करूं, देखो मैंने ऑप्शन में बी स्क्वायर ए स्क्वायर देख लिया है, तो इन्हीं की वैल्यू निकाल रहा हूं। फिर मैंने बी इंटू बी लिखा। अब मैंने कहा सर मैं पहले बी की वैल्यू लिख लूं या बाद वाले की, कि सर इसमें आपने लिखा था मजा नहीं आया था, मजा कुछ कर ही नहीं पाया था आगे, तो मैं इसको रास्ता छोड़ के पहले वाले वैल्यू डाल दी। अब ये थोड़ा घर से याद करके जाएंगे। अब आ जाओ, बिना दिमाग लगाए बी की वैल्यू क्या लिख दूं, बताओ? यहाँ से बी है, लेकिन सर आपने सही करा, इसमें तो मजा आ गया। कैसे? उधर वाले ए बी को साथ में ले लो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें सारी प्रॉपर्टी बताई। अब ए बी को क्या लिख सकता हूँ, ए फ्रॉम हेयर, और ये बी ए क्या बन गया फिर से, बी ए बी, कि सर बी स्क्वायर इक्वल टू बी। इसको पता है ऐसी मैट्रिक्स का क्या नाम होता है? क्योंकि घोंचू चंद है, अगर ए स्क्वायर इक्वल टू ए होता तो इसको बोलते हैं आइडम्पोटेंट। मैंने तो बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन तुम ना, चलो हमें पता है नाम से वहां पे क्वेश्चन नहीं बने, बात अलग है, पर याद रखना आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं उसको, जिसमें ए स्क्वायर इक्वल टू ए बनता है। और एक चीज याद दिला दूं, अब ध्यान है तो बोल देता हूँ, कहीं लिखा आ जाए तो घबराना नहीं हो, आइडम्पोटेंट आ गया तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए है ना, या किसी पैसेज में लिख दे ए स्क्वायर इक्वल टू वेयर ए इज एन आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। भाई साहब बच्चा कह रहा क्या पढ़ रहा हूँ, अब नाम है उसका यार, जो कि ए स्क्वायर को क्या बना देती है, ए। ऐसे ही मेरे बच्चे ये भी ध्यान रख लेना, अगर ए स्क्वायर इक्वल टू आई एन बनता है तो इसको बोलते हैं इन्वोल्यूटरी, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, जिसमें ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आई एन, यानी उसी मैट्रिक्स को उससे मल्टीप्लाई कर दो और एक क्या बन जाए वो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो उसको बोलते हैं हम इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। अच्छा मुझे याद कर, पहले बड़ा कंफ्यूजन होता था, अरे इन्वोल्यूटरी में आई एन आ रहा है तो ये आई एन हो गया, तो ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो गई, क्या दिक्कत है? ठीक है, याद है ना? अच्छा, और भी टाइप होती है, इतना ध्यान आया तो बता दिया। अब सुनो भाई, अब मैंने यही क्यों बोला कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्यों बोला, इसमें खासियत होगी, वो सुनो। अब तुमसे कोई कहे सर बी क्यूब की वैल्यू निकालना, तो क्या मैं इसे बी स्क्वायर इंटू बी लिख सकता हूँ कि हाँ सर आपने प्रोडक्ट में प्रॉपर्टी बताई थी, और बी स्क्वायर दोबारा से क्या बन जाएगा, बी, अरे भी तो बनाया है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
बेटा आवाज आ गई अब? यस सर। तो हमने यहाँ सीख लिया कि b क्यूब हो, b की पावर 4 हो, b की पावर 5 हो, सबकी वैल्यू क्या बन जाएगी? b। ऐसे b की a की पावर 3 हो, अगर 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 ये बन गया b स्क्वायर b के बराबर आ गया है, या a स्क्वायर a के बराबर आ गया, तो हमने याद कर लिया कि सर a की पावर 4 हो, a की पावर 5 हो, एंड सो ऑन, दे ऑल बिकम क्या? a। तो हम मुझे बताओ, आपके लिए क्वेश्चन कुछ ही रहा, ये से देखा क्वेश्चन बहुत, ये तो ट्रू हो गया भाई। एक इसके तो पता है कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्कशीट में था एक में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बताओ। अब बच्चा बड़ा जो पढ़ के आ रहा बार बार तो सी, अरे यार ए बी इक्वल टू ए और बी इक्वल टू बी होता तो ए स्क्वायर ए इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स बनती थी, वो है ना आइटम इम्पोर्टेंट। वो बच्चा तो बड़ा एग्रेशन में, उसे पता है तो कर लेगा। अदरवाइज उसके ये ना पूछा जाए तो ये तो बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन है कि बी स्क्वायर निकालिए ए स्क्वायर, तो बच्चा एक तक कोशिश करेगा इस तरीके से, क्योंकि उससे पहले पढ़ रखा है। लेकिन अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछे तो शायद वो कहीं और डायरेक्शन में भी जा सकता है, केवल ए स्क्वायर निकाले, केवल बी स्क्वायर निकाले, और चलो वो निकालता तो अच्छी बात है, लेकिन ये ए प्लस बी के बराबर आ जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा और टीचर समझदारी दिखा दे, यहाँ लिख दे 31 और यहाँ लिख ले 35, अब बच्चा फेल, और जबकि उसको पढ़ा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया ये भी ए और ये भी ए प्लस बी है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो कैसे ही बनाया जा सकता है, पसीने निकाल देता ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव में कोई टेंशन नहीं है, उसकी लिमिटेशन है ना, लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो हालत खराब कर देगा ना। तो एक ही क्वेश्चन पे कितना बुरा हाल कर दिया है ना। तो पहला पार्ट भी हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 4 और 3 दोनों होगा ना। ये इसके ऑप्शन लिख लेना, ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी, और ए 31 ए की पावर 35। आजकल तो ऐसे पूछते हैं ए की पावर कितना 221, बी की पावर ऐसे लिखेंगे 223। हाँ, जो साल होता है उसके बड़े दीवाने हो रहे, कूट है नहीं जाके तो है। लो जी, आ गया क्वेश्चन अगला, ये क्या आंसर है ना। इस क्वेश्चन में आप कसते, मैं आपको वर्कशीट भेज दूंगा। अब ये क्वेश्चन है, इसके अंदर कोई भी टीचर हो, कोई भी कुछ हो, कुछ नहीं कर सकता, ये हर जगह तुम्हें लिखा मिल जाएगा, मैक्सिमम बुक्स में, मैक्सिमम पैकेज में, सब जगह मिल जाएगा, छोटी छोटी बड़ी से बड़ी बुक में। लेकिन इसके अंदर के लिखा है 2, एक बार 2 बार इसको मल्टीप्लाई कर लो, फिर तीसरी बार मल्टीप्लाई करो, हो सकता है कि चौथी बार में या तीसरी बार में आपका काम बन जाए, और कोई तरीका नहीं, या फिर कुछ पैटर्न मिल जाए, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, अच्छा लो जी, आपके काम का क्वेश्चन आ गया, देखते बच्चे क्या बताते हैं इसका 7th का आंसर। पढ़ा है अभी बहुत मेहनत करी इसके पीछे। अभिषेक बताएगा, अभिषेक बोलो क्या आंसर आएगा बेटा 7th क्वेश्चन में। सही। 7th क्वेश्चन एक बार अभिषेक, ये वाला अभिषेक बोलेगा भाई, ऑनलाइन वाला अभिषेक नहीं, उनको अब मौका नहीं मिलेगा ये वाला ना, बिल्कुल कतई नहीं, बिहारा उनको मौका मिलेगा। अब तो क्लास भी ऐसी लूंगा, चलो छोड़ो। हाँ बेटा अभिषेक बोलो, तू बता भाई। कोई अपने मुंह से नहीं बोलेगा, मतलब अपने मुंह से बोलेगा मत, जिससे मैं वो बोलेगा। तू बता भाई। अमन, डी, अमन, ए, चमन, डी, ऑनलाइन वाले बोलो भाई क्या। सर ए। ए। ए, आपने कहा ऑल द एबव स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, जबकि यही पढ़ाया गया था कि इट इज नॉट नेसेसरी कि ए बी इक्वल टू 0 बने तो ए या बी 0 रहे हो, ये तो पढ़ाया गया था एग्जैक्टली। ये कहा गया था कि भैया ऐसा भी होता दोनों नॉन जीरो है तो भी प्रोडक्ट 0 बन जाता है, दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो भी प्रोडक्ट 0 बन जाता है। इसलिए क्वेश्चन से करना बहुत जरूरी है, थ्योरी पढ़ने के बाद भी। उसे कहा कि जरूरी नहीं है कि और भी दोनों ही 0, उसकी हिंदी ये निकलती है ना। कोई बात नहीं, ये अभी पढ़ा है, ए की पावर एन क्या बनेगा, ये वाला। ठीक है, तो जो चीज पढ़ाओ। हाँ भाई, अब तू बता भाई 9th।
ए बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 3, ए इज नॉन जीरो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड ए बी इक्वल टू 0 देन बी इज, ये ओए थ्योरम मत देखे वहां, ओए मत देखे, तुझसे मैंने कर रहा हूँ, पीछे मत देख, ये तो थ्योरम पढ़ाई थी। अब देखो ये बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए, कंपटीशन में आ जाए, बैठे भोंदोगी तरीके से, हम तो पढ़ा के चल रहे हैं। अभी भी तुम बिना देखे बता दो तो ये नहीं तुमने समझ लिया, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन फॉर्म में दे दिया है मैंने। देखो सिंगुलर का मतलब इसमें जीरो आए, तो जिसमें डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो, नॉन सिंगुलर में नॉन नॉन नॉट इक्वल टू, नॉन भी नेगेटिव नंबर है और नॉट इक्वल टू जीरो भी नेगेटिव है, तो नॉन सिंगुलर का मतलब जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, तो बी कैसी होगी, नल मैट्रिक्स। अब बताओ ये किस तरह से पता, आज की क्लास की वजह से पता है, अदरवाइज क्वेश्चन में आप टच नहीं कर सकते। आपको लॉजिक तो मिला, इस क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन में लॉजिक देखो, और इस 7th में देख लो। इसमें मैंने पता क्यों नहीं करा, मैं कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा, अभी मैं चाहूँ तो इसलिए टाइम वेस्ट कर सकता हूँ, है ना, मल्टीप्लाई क्यों टाइम खराब करो, तुम जानते हो मेरी बात, इससे अच्छे बेटर क्वेश्चन करा दूंगा। ये क्वेश्चन देखा, अभी देखो खत्म में आ गया, इससे बढ़िया बता दिया, ए की पावर 31, ए की पावर 32, बी की पावर ये बता, ये करा दिया, और तुम आई वाला मैंने कराया नहीं, 4 बार मल्टीप्लाई करना, तो ये 9th क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है। मैं बेकार क्वेश्चन कराऊंगा नहीं, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही आपके आएंगे। अब ये लिखा है ए बी देन ए इंटू बी इज इक्वल टू, जल्दी करो। हाँ देखो इसमें पता क्या सीखने को मिल रहा है, जो क्वेश्चन लिखा उसके पीछे कोई लॉजिक है कि सर ये कौन सी मैट्रिक्स है बता भी दे, ये स्केलर मैट्रिक्स है, डायगोनल तो है ही है, डायगोनल तो है, डायगोनल का एक पर्टिकुलर टाइप स्केलर मैट्रिक्स है। और अगर बी से मल्टीप्लाई, इसलिए क्या ऐसे लिखा कि सर किसी भी स्केलर मैट्रिक्स को, अगर किसी भी स्केलर मैट्रिक्स तो वही होगी जिसमें एस 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 सेम सेम सेम, ये पढ़ाया था, सेम 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 है ना, पार्ट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स है, स्पेशल केस। और सेम में भी सेम वन बन जाए तो आइडेंटिटी बन जाती है, तो उसको किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो ए इंटू बी क्या बनता है, एन बी बनेगा ना। क्यों बनेगा घोंच वो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्यों बनेगा, क्यों भाई गलत बोला, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स का रूल है कि आप इसमें से एन कॉमन ले सकते हैं, अगर एन कॉमन लिया तो ये आई बन गया, अरे एन यहां से बढ़ा है तो 0/n, n/n तो 1, n/n, और यहाँ 0/n तो 0 रह जाएगा, तो इसको तुम b से मल्टीप्लाई कर रहे हो, और i से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, b मिलेगा, तो n भी ना आ गया, कुछ घोंच ऐसे भी होंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल कॉमन ले लो, ठीक है जी, चल रहे हैं आगे। हाँ भाई घर पे बैठे पढ़ के मजा आ रहा होगा ना बेटा, व्हीकल आता ना अब, आया तो चलो जी। अब इस क्वेश्चन में से ये है, ये मैं क्यों करना चाह रहा हूँ क्योंकि तुम्हें ये याद दिला दूं कि हाँ भाई ऐसे क्वेश्चन में करते क्या, क्योंकि बहुत से बच्चों ने नहीं देखा, भूल गए, क्योंकि उनके पास और एक्स्ट्रा काम बहुत ज्यादा है, तो मैं इसलिए एक बार याद दिला दूं, छोटा क्वेश्चन है इस वजह से याद दिला रहा हूँ, काफी बच्चों याद भी आ गया होगा। इसके वजह से क्वेश्चन करने के 2 तरीके होते हैं, और दोनों में आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर हम ए की पावर n निकालेंगे तो ए की पावर n निकालना मुश्किल है, तो पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे, ए इंटू ए करेंगे, फिर हमें कोई पैटर्न मिल जाता है, एक मेथड तो बेटा जी ये है करना जी, मल्टीप्लाई क्या बनेगा, 1 1 है a+1 या ए स्क्वायर, पक्का ए और ए 2 आएगा, बताओ कैसे कर रहा है, जितनी जल्दी कर रहा है बेटा, और ये 0 और ये भी 1, ये तो होगी ए स्क्वायर, ठीक है नहीं वैल्यू बेटा। अब ए क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर को पहले लिख लो या ए को, इसमें बताया था कम्यूट करता है, अभी पढ़ाया ना, घबराना नहीं है, आप चाहे इसे ए इंटू ए स्क्वायर लिखे, डजंट मैटर। और ये क्या था, ए भाई 1a01, हाँ जी क्या बन गया बेटा, ये बोलो 1, ये कितना बना
3 आ गया पैटर्न, और ये 0, और ये कितना ए बन रहा है 3 है। तो साफ साफ कौन सा ऑप्शन हो गया भाई, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, इसमें एक तरीका और होता है ए, जो कि कई बार हमें यूज करना पड़ता है। कब करना पड़ता है कि सर यही मैट्रिक्स 3/3 की हो जाए। 2 में तो आपने बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर दिया, 3/3 में क्या हुआ, उसके लिए बता रहा हूँ। और मेरे ख्याल में क्वेश्चन अगर 3/3 बनाएगा तो उसकी कोशिश यही रहेगी बनाने की कि वो ऐसी ही कुछ मैट्रिक्स देगा, मतलब आसान, जिसको मैं ऐसे ब्रेक कर सकूं। देखना मैं कैसे लिखने वाला हूँ। क्या ये ए लिखा हुआ है, 1 नहीं 0 A 0 0, देखो जरा। तो मैं इसमें से आइडेंटिटी मैट्रिक्स या 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स या 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स या -3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाहर निकालने की कोशिश करूंगा, और ऐसी मैट्रिक्स साथ बनाऊंगा जो आसान हो। नहीं समझा? अब तुम ये कहोगे सर एकदम बड़ी आसानी सर आपने आई बाहर ले लिया। बिल्कुल ठीक है, मैं कब मना कर रहा हूँ। हो सकता है मुझे 2i बाहर लेना पड़ जाए, हो सकता है मुझे -2i बाहर लेना पड़ जाए, बात समझ ना। लेकिन ये भी हल्की बननी चाहिए, क्योंकि इसको करना पड़ेगा, लेकिन आई तो बाहर निकालना पड़ेगा अगर ये रूल यूज करना चाह रहे हो। क्योंकि 3/3 वाली मैट्रिक्स में इसको जनरल करने में देर लग जाएगी, और आपका टाइम एक ही पावर 5 पे जाके जनरल हो रहा है, तो मर गए ना, पता ही नहीं पड़ा बीच में। या AP बन रही है तो जेई मेन में सारे क्वेश्चन ऐसे आए हुए, मैं कोई वैसे थोड़ा बोल रहा हूँ। तो वहां पे मैं ऐसे करता था 3 बार 4 बार मल्टीप्लाई, तब पता पड़ रहा यार इसका तो सारे टर्म सेम रहे, और ये बना 10, फिर बना 15, फिर बना 20, फिर 25, अगला पता पड़ा कि अब 30, यानी कि वहां पे 30 आएगा। ये तो बड़ा आसान सा बोल दिया मैंने पैटर्न, इतना गंदा पैटर्न नहीं पहचान पा, 5 अंकों पे पता पड़ा तो मैं मल्टीप्लाई करता रहूंगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ, यानी I + B लिख दिया मैंने। और अब ये भी पढ़ाया था कि सर अगर n हो, इनमें से एक I बन जाए, तो आप इसे बायनोमियली एक्सपेंड कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। होल स्क्वायर हो, होल क्यूब हो, ऐसे ही कर लेना। तो ये कितना बना, बोलो बोलो, NC0। और देखो पहले की पावर I की पावर चाहे I स्क्वायर करो चाहे I क्यूब करो, सबकी वैल्यू क्या होती है, सबकी वैल्यू क्या बनती है, I। तो सर ये बढ़िया है, तो पहले की पावर तो शायद घटा के लिखते हैं, दूसरे की नीचे वाले लिखते हैं, अगर याद हो थोड़ा बहुत। इतना एक्सपेंशन होता है, NC0 NC1 NC2 टिल NCN तक जाते हैं, पहले की पावर घटा के लिखते हैं, दूसरे की पावर नीचे वाले लिखते हैं। आपको ये ना मुझसे पूछ बैठे, उसकी पिटाई हो जाएगी। किसी बोर्ड में यूज कर सकते हैं कि सर 11th में तो बाइनोमियल था नहीं, क्योंकि उनसे तो मुझे बहुत डर लगता है। तो पहले की पावर घटा के दूसरे पावर नीचे वाले, तो बी की पावर 0। सुनो अभी बात और सीख लो, किसी मैट्रिक्स की पावर 0 हमेशा I मिलेगा। अब किसी से भी ये भी याद रख लेना, वो बी नल मैट्रिक्स ना हो। अगर नल मैट्रिक्स की पावर 0 है तो वो अनडिफाइंड है। इन चीजों को नोट कर लिया करो। किसी भी मैट्रिक्स की पावर 0 I मिलेगा, जैसे कि 1 मिलता है। और अगर वो नल मैट्रिक्स की पावर 0 लिखा है नंबर, तो क्या मिलेगा, अनडिफाइंड। चल दूं आगे। अभी NC0 पहले की पावर तो घटा के लिखते हो, लिखो नीचे पावर 0, तो खत्म। फिर NC1, फिर B की पावर 1, फिर NC2 B की पावर 2। अब बच्चा कहेगा सर ये तो चलता रहेगा NCN तक, हाँ जाएगा। अब मैं इसमें क्या ये तुमने नोट कर लिया, अब मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, जब देखना बड़ा आनंद आएगा। वो आनंद कैसे लेना आपने, जैसे हमने बी उठाया, अब मैंने बी स्क्वायर से बात करी। बी स्क्वायर का मतलब क्या है, 0 A 0 0 जरा बी स्क्वायर निकालना भाई, कितना बना 0, और ये 0, पक्का 0 बन रहा है क्या। तो अगर बी स्क्वायर 0 है तो क्या बी क्यूब 0 नहीं होगा, दोनों तरफ बी से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने मल्टीप्लाई करने के लिए कभी नहीं कहा, मैंने नहीं कर सकता, दोनों तरफ बी से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, है ना। तो ये सब के सब क्या हो जाएगा 0, यानी बी स्क्वायर 0, तो बी क्यूब भी नल मैट्रिक्स 0 नहीं बोलना चाहिए मुझे, नल मैट्रिक्स। यानी कि यहां से आगे सारे क्या हो गए 0, नहीं 0 मैट्रिक्स, सॉरी मैट्रिक्स चल रहे हैं। NC0 इंटू I लिखा जाएगा, एक गलती मेरी रहेगी सॉरी, क्योंकि बी की पावर 0 I बोला था मैंने, वहां लिखना भूल गया। तो ये एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, ये बी। तो बेटा A की पावर n आपका ये आ गया। I तो आप जानते हैं 1001,
और एन बी क्या बनेगा, बी कहाँ है, ये रहा, इसको एन से मल्टीप्लाई कर दो। ये शायद तुम्हें लंबा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत लेंथी क्वेश्चंस को बहुत आसान कर देगा। या लेंथी लगा क्या, नहीं, ये आसान मेथड है। जो मैंने एक छोटे 2x2 के एग्जांपल से बता दिया। ऐसे हमारे जेईई मेन में कई क्वेश्चन, आईआईटी एडवांस में एक नहीं, पैसेज में 4-4 क्वेश्चन ऐसे मिले हुए हैं। हर 4 पैसेज में से एक क्वेश्चन इसके बिना हो नहीं रहा, और हर बार 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी है। तो मैंने यहाँ लॉजिक आपको मैंने पहले भी पढ़ाया, आपको एडवांस के भी क्वेश्चन ऐसे ही कराए थे मैंने, और भूल गए होगे ना, याद आया पढ़ा थे? अच्छा तू था ही नहीं, तेरी तो शक्ल देख के ऐसे लगता है, तुझे तो याद ही, ग्रंथ याद नहीं आया हुआ, पक्का याद आया मेथड? हाँ, तो ये 2 मेथड है, एक तो जनरल करके देख लेते हैं, और जब साइज बढ़ जाता है मैट्रिक्स का तो फिर ऐसे करके देखते हैं। ठीक है बेटा? अच्छा, अब देखो ए बी इज इक्वल टू आई है, तो ए इंटू बी नॉर्मली आपको करना ही पड़ेगा, और आई लेके फिर आई से कंपेयर कर लेंगे, एक्स वाई निकल जाएंगे एलिमेंट्स के, और हम निकाल लेंगे वैल्यू। अब देखो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, लेकिन बताना इस वजह जरूरी है क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ क्वेश्चन नहीं बना हुआ। यही मेन को भी उठाएंगे तो वहां भी एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे जाएगा, बोर्ड उठाएंगे तो भी एक क्वेश्चन दिखाई दे जाएगा। क्या कह रहा है, एक हमें लॉजिक को पता पड़ गया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व जरूर करना चाहिए मुझे, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ होल स्क्वायर का मतलब क्या है बेटा, उसका उसी से मल्टीप्लीकेशन, ना कि आइडेंटिटी ओपन कर दो। क्यों आइडेंटिटी ओपन करना या बाइनोमियल ओपन करना, बात एक ही है, लेकिन वो तब होगा पॉसिबल जब ए और बी में से क्या हो, एक आई हो, या फिर क्या हो, ए और बी आपस में कम्यूट कर रहे हैं। ये बात बोली थी कि आइडेंटिटी अगर आपको ओपन करनी है तो। ठीक है? अच्छा एक चीज बताऊं, अगर हम इसे बाइनोमियली ओपन करेंगे तो यहाँ पे NC0 पहले की पावर घटा के और दूसरी पावर नीचे वाली, यही आएगा। फिर NC1, n कितना 2, फिर 2C1 पहले की पावर घटा के दूसरे पावर नीचे वाली, फिर 2C2 पहले की पावर घटा के दूसरे पावर घटा के, मतलब इसमें इसको घटाना, और नीचे वाली को मतलब ये नीचे रखना। इतना तो याद है? तो ये 1 हो गया, तो ये तो ए स्क्वायर। अभी बताया था बी की पावर 0 हमेशा क्या बनेगा, आई, बट बी कांट बी नल मैट्रिक्स। ठीक है? तो ये आई बन गया, ये 2 मिल गया, ये ए बी। ऐसा कब हुआ, जब ए बी बी ए के बराबर हो, अभी बताया था ना 2, और ये बी स्क्वायर। तो कम्यूटेटिव होने पर क्यों, क्योंकि हम तो यार डिस्ट्रीब्यूटिव लगाएंगे तो क्या बनेगा, ये ए स्क्वायर फिर ए बी, और ये उल्टा आ जाएगा बी ए। दोबारा रिपीट कर दिया बेटा मैंने बात को, और ये बी इंटू बी, बी स्क्वायर। अच्छा मैं क्यों रिपीट करना चाह रहा था उसे एक बार बता दूं, वो मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर हम a प्लस बी का होल क्यूब एक्सपेंड करें, मेरे दिमाग में बात आ रही है, देख लो जरा एक बार। 3C0 पहले की पावर घटा के, सीख लो जिन्हें ऊपर करना नहीं आता, दूसरे पावर नीचे वाले 3C1 पहले की पावर घटा के बाद दिस माइनस दिस, और दूसरा क्या है बी है, बी की पावर नीचे वाली, फिर 3C2 पहले की पावर घटा के कितना 1, ये नीचे वाली, फिर ये बोलो 3C3 ए की पावर 0 बी की पावर। तो अगर इसमें ए बी इक्वल टू बी ए हो गया, ए बी इक्वल टू बी ए हो गया, तो ये दोबारा से तुम्हारा क्या बन जाया करेगा, या तो ए बी स्क्वायर को हम ए स्क्वायर भी बना लेंगे, बन जाएगा, क्योंकि ए बी इक्वल टू बी होगा। नहीं समझ, ए बी इक्वल टू बी ए होगा ना, तो ये दोनों सेम बन जाएंगे। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? तभी तो जैसे यहाँ पे दोनों मर्ज हो गए 2AB बन गए, तो यहाँ तो साफ साफ दिख रहा था ए बी है सर, और कहाँ था ये ए बी था, और यहाँ पे अगर ए बी और बी ए बराबर हो तो इसमें मैं ए बी लिख सकता हूँ, तो 2AB हो जाएगा सर, सेम बन जाएगा, जिसे बायनोमियल एक्सपेंड करें। अब बच्चा सोचता है क्या सर ए बी इक्वल टू बी ए बोल रहे हैं आप, तो क्या इसमें भी ये दोनों मर्ज होकर एक नंबर बना देंगे? बना देंगे क्या? कैसे बताओ? ए स्क्वायर बी, क्या ये दोनों सेम बन जाए? कैसे कैसे बोलो, ये बार लिख के बताओ, जब ए बी इक्वल टू बी होगा, अरे इसको बी को बी इंटू बी लिख लूंगा, एक को ए बी डाल दूंगा तो ए स्क्वायर भी बन जाएगा। मतलब ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा होगा, इसे थोड़ा ध्यान से देखना है ना। और फिर दूसरा मैंने लॉजिक बताया कि ए बी में से कोई एक क्या बन जाए, आई बन जाए, तो आप बायनोमियली सीधा एक्सपेंड कर लेना,
तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ तो मैं बाइनोमियल कर ही नहीं सकता, तो मैंने ऐसे ही करा है। कभी इसकी जगह ये मत ठोक देना सीधा यहाँ 2ab, आइडेंटिटी मत खोल देना जब तक यहाँ या तो क्या दे रखा हो ab इक्वल टू बी दे रखा हो साथ में, तो आइडेंटिटी खोल देना क्योंकि वो 2ab ऐसे बन जाएगा। या फिर एक आई दे रखा हो इनमें से कोई, b प्लस आई हो, i प्लस ए हो। ये कैंसिलेशन नहीं है भैया, वो प्रोडक्ट वाला होता है। कभी कभी सर आप तो फिर काटने लग गए, ये घटा रहा हूं इतने से, ठीक है। तो यहां से मिला ए बी इक्वल टू माइनस बी ए। तो अब आप ये वाला काम चालू करेंगे, ए बी और बी ए निकालेंगे और प्रोडक्ट करने के बाद तब आइडेंटिकल आइटम को, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग आइटम को कंपेयर करेंगे। ठीक है भाई। हाँ जी, ए बी इक्वल टू बी, ऐसे बताओ ए इंटू बी निकाला क्या बना, बोलो जल्दी से। ए इंटू बी निकाला क्या बना, ए माइनस, रो वाइज बोलो, ए माइनस बी 2, 2a माइनस बी 3, ये बोलो जरा बी ए आपने कर लिया, और माइनस ए माइनस 1 बी माइनस 2 माइनस बी प्लस 1। अब खत्म, दो इक्वेशन बनाओ आसान से आसान लो, ये तो इक्वल है ही ना, 3 इक्वल टू माइनस बी प्लस 1। मैं इसको इसके इक्वल होगा परेशान होऊंगा, तो इससे b इक्वल टू कितना आ गया बेटा, शायद -2 है। अच्छा एक बाहर माइनस बी है, सॉरी तो ये माइनस हो रहेगा, तो सीधा इससे b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 4। तो एक बार इसको आसान को लो, तो 2 इक्वल टू बाहर माइनस बी है a प्लस 1, तो a इक्वल टू इससे 1, तो आसान है। मैंने इसमें बाबा फोकस यहाँ इस वजह से कहा ताकि बच्चे, कई बार क्या होता है बायोनोमियल का नाम आता है तो डरता है, तो इसलिए मैंने जान के बोला इसके बारे में बार बार, है ना। हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इस वजह से बताना जरूरी था बेटा। ठीक है जी। अब ये कोई जैसे क्वेश्चन आया ए स्क्वायर इक्वल टू आई, अब यहाँ ऑप्शन दे दिए, ये क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन जेई मेन का भी। वैसे तो मैं इसको बिल्कुल बोर्ड के हिसाब से लेके चला हूँ ताकि आपको बेसिक क्लियर हो, और वो नहीं क्लियर होगा तो सब बेकार है, मैंने जल्दी नहीं भगाया। ए स्क्वायर इक्वल टू आई, तो लिख देते ए स्क्वायर इक्वल टू आई, तो ए स्क्वायर को ए इंटू ए कर लेते हैं या नहीं, करो भाई ए इंटू ए, अल्फा बीटा गामा अल्फा, और ये अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा, सॉरी मल्टीप्लाई कर लो जी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, बस मैं फालतू मल्टीप्लाई करूं, अल्फा बीटा गामा में रिलेशन ही तो है, तो इसको मन रख दो बस। क्या रिलेशन आ रहा है, कहीं दिख रहा है, कोई से दिख रहा है, सी दिख रहा है, बिल्कुल ठीक बात है, इसको उधर ले जाओ दोनों को, मैं क्यों मल्टीप्लाई करूं, अरे समझ ना,
तो मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा वो रहना वेरिएबल को देख के कि ये नहीं कि पूरा मल्टीप्लाई करने में मैंने केवल एक ही टर्म मल्टीप्लाई करा, ठीक है। चलो आगे। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को देखते हैं ना बेटा थोड़ा ध्यान से। हाँ जी, अब तुम्हें देखते हैं कितना दिमाग में है, ये क्वेश्चन करके दिखाएं जल्दी से। ऐसा ना आज स्क्यू सिमेट्री को सब पढ़ाया था ना, तो तुम जो है थोड़े से क्वेश्चन करने थोड़ा आनंद आ गया होगा या नहीं। अगर हम सारा स्क्यू सिमेट्री कराया था ना तो तुम्हें लगता है मैट्रिक्स ही खत्म कर दिया सर ने, तो फिर ये क्वेश्चन नहीं हो पाते। अब देखो ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए, कौन सी आइडम्पोटेंट, और याद आ गया अगर ए स्क्वायर ए है तो क्या होगा ए क्यूब, ए की पावर 4 ए की पावर 5 सब क्या है ए के बराबर है। अब पढ़ने का फायदा हुआ, इसको बाइनोमियली एक्सपेंड भी करो तो ए क्यूब की जगह ए स्क्वायर की जगह सब जगह क्या लिख दोगे ए। अब जल्दी कर दो, अब तो इसका सीधा फॉर्मूला खोल दे करो जब एक आई आ जाए, जो तुम्हें फॉर्मूला याद है। हाँ बेटा हो गया। जी सर। तो कुछ भी नहीं इसके अंदर, हम इसके अंदर ये तो जानते हैं ऐसी मैट्रिक्स में ए स्क्वायर इक्वल टू ए बन जाए उसे क्या बोलते हैं बेटा आइडम्पोटेंट। और अगर आइडम्पोटेंट होता है तो ए स्क्वायर तो ए होता ही है, ए क्यूब भी, ए पावर 4 भी, ए पावर 5 भी, सबकी वैल्यू क्या होती है सेम होती है। और मैंने तो बताई है कि इसके अंदर अगर एक आई बन जाए तो आप इसे देसी तरह से ओपन कर दें, जैसा का फॉर्मूला होता है क्या होता है बेटा ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, मतलब जो फॉर्मूला बोल रहे हो उस हिसाब से। तो आई से तो मल्टीप्लाई से फर्क नहीं पड़ता, आई क्यूब भी आई होता है, ये 3a हो गया, ये 3i से तो बन जाएगा। फिर यहाँ देखो जरा प्रॉपर्टी, ए क्यूब किसके बराबर हो जाएगा बेटा ए के, और ये भी किसके बराबर है ए के, और ये भी किसके बराबर है ए के, बीच माइनस ना। अच्छा अभी तो मैंने ये खोला है, ओके। तो इसके आगे ये भी लिखा है -7a, तो 7a इससे कट गया, क्या बच गया केवल आई। तो कुछ भी नहीं क्वेश्चन। हमें जो मैंने इस क्वेश्चन कराने पीछे ये नहीं कि आपने कराई है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है ना। इसके पीछे लॉजिक ये था कि आप इससे ना भूलें, क्योंकि ये कहीं और जगह कहीं काम आने वाली चीज है। ठीक है जी, चलते हैं आगे।
चलो मैं जिससे मैं कहूंगा वही बोलेगा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर, पर सिमेट्री तुम आता ही नहीं, तुम तो लल्लू हो, तुम तो बिना पढ़े कुछ बता ही नहीं सकते। सारे सिमेट्रिक पे ही है ट्रांसपोज, क्योंकि मैंने वर्कशीट ही ऐसे बनाई सारी है कि पहले एक पोर्शन खत्म हो फिर सिमेट्रिक चालू हो, सारे क्वेश्चन उसी पे होंगे। देखो ये सारे सिमेट्रिक पे ट्रांसपोज हो, ये सब आ गया ना। फिर स्केलर मैट्रिक्स अच्छे तो पता ही है, आउट ऑफ विच चूज द मैट्रिक्स विच इज स्केलर। हाँ भाई कौन सी स्केलर है? स्केलर मैंने कहा था अरे सब सेम डायगोनल, याद आ रहा है? डायगोनल सेम तो सेम है नहीं है, और डायगोनल किसे बनता है? स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स के पार्ट में आई थी स्केलर, डायगोनल के पार्ट में दिखाया था मैंने स्केलर। पता क्या होता है, अभी पढ़ा भूल जाते हैं तुम, और कितने पढ़ के चले जाना भूलते रहोगे अगर सुनोगे नहीं। सुनो मतलब मुझसे पढ़ोगे नहीं। सेम स्केलर वो भी एस ये भी एस, और स्केलर इज पार्ट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, ये ध्यान रहे स्केलर इज पार्ट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। क्योंकि बाबा भूल लेंगे, हम भी भूलेंगे आप भी भूलोगे, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे भी अपना दिमाग में रिकॉल करना पड़ता है यार, स्केलर इज पार्ट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैंने क्या लिखा था? एस, ठीक है। डायगोनल में D1 D2 भी लिखा था, डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही है, लेकिन यहाँ तो डायगोनल नाम की चीज ही नहीं भाई। क्यों बेकार में पाप करा रहे हो, सोच भी क्यों इनके बारे में। अब देखो ये वाला क्वेश्चन करो, ऐसा जो करे हुए वो तो कर लोगे। ये वाला ये मैंने तुम्हें टेस्ट में दिया था क्वेश्चन, अगर याद हो तो तुम्हें ध्यान नहीं होगा। हाँ जी, आई स्क्वायर, इसको मैंने क्यों लिखवाया, कुछ अलग तरीका है। अगर आई ए स्क्वायर इक्वल टू आई है तो इसको बोलते हैं इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स। और इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें ए स्क्वायर इक्वल टू आई होता है, ठीक है। तो अगर हम इसमें, चलो इनमें दोनों में एक आई आ गया है, तो फिर तो जैसे देसी ओपन होता है, देसी ओपन करो और चेक करो क्या बनता है। इसमें क्या होगा, अगर मैं ए से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करा है, प्री और पोस्ट, ए क्यूब हो गया तो आई ए हो गया, तो ये ए क्यूब इक्वल टू हो गया ए। तो याद रखना ए क्यूब की जगह आपको ए लिखना पड़ेगा, और तो ये कुछ बनेगा ही नहीं। ए स्क्वायर आई बनेगा और ए क्यूब ए बनेगा, ठीक है। क्योंकि ए क्यूब यहां बनेगा तो बनेगा ए क्यूब -3 a² आई, तो आई में लिख लिया, और फिर क्या आता है? प्लस आता भाई 3 a² तो आई स्क्वायर में लिख रहा, फिर माइनस आई क्यूब, तो आई क्यूब का क्या बन जाएगा? आई, ठीक है। नहीं, ए स्क्वायर को भी मैंने बताया था क्या लिख सकते हैं? आई, और सॉरी ए क्यूब को ए, सॉरी ए, और ए स्क्वायर है आई प्लस 3a माइनस आई, तो ये तो 4a माइनस 4i हो गया भाई। क्या बना दिया मैंने? हाँ बोलो। हाँ आई क्यूब तो आई बन जाएगा, हाँ बोलो। अच्छा अभी तो केवल वही करा है। ओहो, एक तो इसका भी क्यूब करेंगे, तो सिमिट्री से क्या लिख लोगे इसे? सब में प्लस आ जाएगा बस, तो a प्लस 3i प्लस 3a और प्लस आई, और बाद में भी कुछ और है 7a और है। मैंने तो केवल एक ही एक्सपेंड करके आंसर चाह रहा था, बहुत जल्दी कर रहा हूँ भाई। ये इससे कट गया भाई, ये चीज सही लिखा हुआ है ना। और 7a तो 3 और एक 4, 4 में से 7 गए तो 3a तो ये आ गया, और ये कितना है भाई? 4i। अजीब सा आंसर आ रहा, मैंने कलेसी कर दी थी क्या है? वो 4a-4 आई है। है? अरे मैंने गलत तो लिख लिया यहाँ से, एक मिनट, ये वाली लाइन शायद गलत उतार दी, रुको जरा एक बार दोबारा। ये सही बना हुआ ना पहला वाला है, तो इसके अंदर ये वाला पोर्शन तो ये ओपन हो गया, इसके बाद क्या ऐड हो रहा है भाई? ये वाला, और ये क्या है? बस केवल प्लस आ जाएगा ना इसके अंदर, सब में प्लस आ जाएगा। लिखा तो यार यही है, और -7 है। अब चेक करो भाई क्या बनना है। अरे पहले आई ढूंढो, कितने आई है? 4 ही हो गए, और ये माइनस के 4 कट गए,
और ए कितने बनने, 4 5 और 3 8, 8 में 7 कट गया, तो ए बच गया ना, तो ए ऑप्शन हो गया। तो यहाँ पे इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स थी। अब देखो ये क्वेश्चन प्रोडक्ट से रिलेटेड है। ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स सच दैट ऑफ ऑर्डर 3m और ये 3n रेस्पेक्टिवली, m और n, m और n बराबर है? तो कहते हैं द ऑर्डर ऑफ 5m - 3। बोलो जी क्या बनेगा, लिखूं क्या? वैसे ऑर्डरली हो जाना चाहिए, हो जाएगा तो कर दे। तो इसके तो वैसे भी एडिशन सब्ट्रैक्शन है, कोई टेंशन ही नहीं। बहुत पढ़ा दिया, अब ज्यादा नहीं, 2 घंटे हो जाएंगे और 10 मिनट बाद। या क्या होता है, एक ही आंसर तो बोलेगी। ए एंड बी टू मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ए का तो ऑर्डर कितना भी यहाँ पे, ए तो मैट्रिक्स है 3 इंटू एम की, और आप इसमें माइनस कर दे 2, बी किस ऑर्डर की है बेटा, 3 इंटू एन की। अब ये कह रहा है कि ये जो है सब्ट्रैक्शन हो जाए तो एम और एन को बराबर ही होना पड़ेगा, तभी ऑर्डर सेम होंगे। तो एम इक्वल टू एन होना चाहिए। तो ऑर्डर ऑफ दिस पूछा, ये भी एक मैट्रिक्स मान लो सी आ गई। अब सी आई मैट्रिक्स तो ये तो 3 होगा ही होगा, पहले वाला 3 होगा, और एम और एन में से कोई भी एक बराबर को ऐसा लिखना चाहते बताओ, एन लिख दो चाहे यहाँ एम लिख दो, क्योंकि एम और एन तो बराबर है। तो इनमें से 2 में से एक आंसर हो सकता है, आप तुम देख लो क्या बनेगा। तो चलो क्वेश्चन ये नहीं, अब बहुत हो गया यार, ठीक है। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, नमस्ते बेटा, खुश रहो।